हेलो, क्या हाल चाल भाई। थोड़ा सा कैमरे का सेटिंग थोड़ा गड़बड़ा रहा है, लेकिन जो है आई होप मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। और पीछे जो चीज़ लिख रहा हूँ वो भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही होगी। तो भैया, जैसे कि सेंट टॉमस की केपीपी नंबर 2 पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। अब तक कम से कम 50 सवाल हमारे हो चुके हैं, लेकिन अभी और मेहनत करनी है। इसलिए मैंने सोचा है कि सेंट टॉमस रोटेशन, ठीक है, 2 चैप्टर की केपीपी की थोड़ी संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर प्लानर से पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल लेक्चर प्लानर पे ही चल रहे हैं। और थोड़ा सा सैटरडे संडे में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी बहाने, है ना। तो मजा आने वाला है सेंट टॉमस और रोटेशन में। मैं आपसे यही बोलूंगा कि प्लीज केपीपी से पहले अपने सारे फॉर्मूले, सारे क्लास नोट्स को प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा, तभी इनको लगाने में मजा आएगा, ठीक है। और मैं धीरे 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 लेवल राइज करता हूँ, हमेशा सडनली लेवल राइज नहीं करता हूँ। तो इसलिए आई होप ये बातें आप जानते होंगे और जो है सिंसियर तरीके से केपीपी आप लगा रहे होंगे। लेकिन मुझे आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स चाहिए, हर एक बच्चे का रेस्पॉन्स चाहिए। आप लेक्चर में जाएं, चाहे इसी लेक्चर में जाएं, ठीक है, और या जिसमें या जस्ट आगे पीछे वाला लेक्चर, और उसमें जाके मुझे ज़रूर बताएं कि कितनी केपी, मतलब कौन से नंबर की केपीपी के आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है। आज सुबह मैंने 10 बजे केपीपी अपलोड करवा दी थी। आई होप आपको मिल गई होगी। रोजाना मैं ठीक 10 बजे ही अपलोड करवा दिया करूंगा, सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। इसी बहाने आपकी 10 बजे पढ़ाई भी हो जाया करेगी। 10 बजे का टाइम एग्जाम टाइम भी होता है, तो उसमें आपको 1 घंटा सिंसियर तरीके, अब 1 घंटा नहीं, अब 80 मिनट कर दिया मैंने टाइम। उसमें आपको क्वेश्चन लगाने हैं, और उसके बाद फिर आप अगले 1 डेढ़ घंटे में जितने बच्चे कुछ क्वेश्चन लगा पाए वो आपको लगाने हैं। क्लियर है। शाम को फिर जो है आप उन्हीं क्वेश्चंस के जब आंसर यहाँ पे मैं देख लिया करेंगे। मैं प्लीज एक बार जरूर मैं आपसे सबसे यही बोलूंगा कि आंसर जरूर मैच कर लिया करो। लेक्चर देखने से पहले आप आंसर मैच कर लिया करो, ठीक है। और फिर उसको स्कोर निकाला करो कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अब आपसे आपसे एक रूल बनाते हैं अपन, ठीक है। जो भी लेक्चर जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं जिस केपीपी का डिस्कशन कर रहा हूँ, उस केपीपी के नीचे जाके आप अपना स्कोर बताओगे ईमानदारी के साथ, नेगेटिव मार्क को घटा के। क्लियर है। सिंगल चॉइस के 3 नंबर, या सबको 4 4 दे दो, खत्म करो, ठीक है। एवरीथिंग 4, 4 नंबर, ठीक है। और एक तरफ कर दो आप -1। चलो, चारों -1 का गेम खेल लेते हैं, ताकि ऑन एवरेज हमको डायरेक्टली दिख जाया करेगा, ठीक है। क्योंकि वो किसी में नंबर मल्टीपल चॉइस ज्यादा होते हैं, किसी पैराग्राफ ज्यादा होते हैं ना, ये सब तो होता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। एटलीस्ट कुछ नहीं तो इतने तो बता दिया करो हर बच्चा कि इतने में से इतने करेक्ट है और इतने इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो, मैं बिना ज्यादा टाइम अब आगे वेस्ट किए ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि यहां से एक पार्टिकल था, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था। जब ड्रॉप किया था तो आपको याद होगा, अगर ये पार्टिकल फिक्स होगा, ठीक है, तो फिर ये कहीं यहां जाके गिरता था। जिस जगह पर ये अपना कॉन्टेक्ट छोड़ता था वो वैल्यू आती थी cos थीटा बराबर 2/3, ठीक। फिर ये कहां जाके गिरेगा, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपको जो है इस जगह पे सपोज कॉन्टेक्ट टूटता है, तो आपको यहां पर एक टावर एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज इस जगह कॉन्टेक्ट टूट गया है, ये एंगल थीटा हम बता देते हैं, आपको एक टावर एज्यूम करना पड़ेगा। फिर टावर से आपने बॉल को फेंक के मारा है, तो कहां जाके गिरेगी उसका ये स्टेटमेंट आता है, जो कि मैं मानता हूं काफी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। लेकिन आप हो सके तो ये 1.46 आर, या तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्या पता डायरेक्टली सवाल आ गया, क्या पता बाई चांस, ठीक है। नहीं तो भाई साहब ये हमको बहुत सारे कंसेप्ट की फील तो दे ही देता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सर इसी सवाल में अगर हम कह दें, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है, यहां से हमने बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। सर बॉल को ड्रॉप कर दिया, जैसे ही हमने बॉल को ड्रॉप किया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कॉन्टेक्ट कहां पे छोड़ेगी सर, cos थीटा बराबर 2/3 पर। मैंने कहा बिल्कुल cos थीटा बराबर 2/3 पर कॉन्टेक्ट छोड़ेगी। लेकिन वो cos थीटा बराबर 2/3 जो होगा वो तब होगा जब ये फिक्स होगा। अगर ये फ्री है, मान के चलो, और इसका मास भी मैं m कह लूं और इसका मास भी m कह दूं और इसकी रेडियस r कह दूं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस वेक्टर, ठीक है, जब ये अपना कॉन्टेक्ट छोड़ जाएगा, या कि जिस जगह से वो अपना कॉन्टेक्ट छोड़ेगा वो वाली जो लेंथ होगी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही होगी। मैं वही सवाल है, पिछला सवाल है, फिर पुराना वाला सवाल है। पुराना वाले सवाल में इसको फिक्स करके पूछ लिया था, फिक्स करके बता दो भाई साहब ये किस जगह पे कॉन्टेक्ट तोड़ेगा, तो cos थीटा 2/3 आ गया था। अब मैंने नीचे वाले को फ्री कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। बोले सर सीधी सी बात ये है, यहां पे मैंने कहा हाँ भैया, कि जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे,
ठीक है, मैंने कहा ड्रॉप कर दिया भैया, क्या होगा? बोले सर ये पार्टिकल आगे जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल जाएगा भाई साहब, ठीक है। ये मैं यहाँ पे जो है इसको मिटा देता हूं, और ये पार्टिकल गया 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 गया, मान लो यहां पर कॉन्टेक्ट टूटा, और ये है वर्टिकल लेंथ। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे जैसे पार्टिकल इस तरफ जा रहा होगा, इस हेमिस्फीयर पे पीछे की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, हेमिस्फीयर पे इस तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा, जिसका एक कंपोनेंट पीछे की तरफ आ जाएगा। दैट मींस हेमिस्फीयर के पास पीछे की तरफ जो है एक्सेलेरेशन आएगा डेफिनेटली। ठीक, ठीक है सर जी। तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि हेमिस्फीयर सर पीछे की तरफ जाएगा, और इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग करते भी थे, आपको याद होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग करते भी थे कि भाई साहब ये आगे की तरफ जा रहा है तो हेमिस्फीयर पीछे की तरफ जा रहा है। खूब सवाल किए इस प्रकार के क्वेश्चन में कि वेलोसिटी बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, क्यों? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सेंटर मास शुरू में रेस्ट पे था तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए याद करो, हम लोग सवाल किया करते थे कि मान लो, ठीक है, ये पूरा हेमिस्फीयर आगे एक्स गया, ठीक है, फिर ये बॉल उसके रेस्पेक्ट में आगे कितना गया, फिर m1 d1 प्लस m2 d2 करके हम लोग वो भी सवाल किया करते थे। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों ने खूब किए थे कि यहां से पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया है, तो जब ये पार्टिकल नीचे पहुंचेगा तब बता दो ये वेज पीछे कितना जाएगा, या दोनों बंदों की वेलोसिटी क्या होगी। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा भी ये भी चल रहा है। तो ये तो श्योर है कि जब यहां पहुंचेगा तो मान लो इस बार इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ v1 है। ठीक है सर जी, ओके। अब मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा इसकी वेलोसिटी बताओ क्या करें। अब इसकी वेलोसिटी मानने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो तू ग्राउंड फ्रेम में बात कर, दूसरा तरीका या तो तू इस कटोरे के फ्रेम में बात कर। दोनों ही मेथड अपने हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर अपन सोचें ग्राउंड फ्रेम में बात करने का फायदा क्या होता है, सूडो फोर्स से बच जाते हैं, सूडो फोर्स से बच जाते हैं साहब। मैंने कहा चल ठीक है, फायदा हो गया ग्राउंड फ्रेम से, ठीक। लेकिन अगर बात करूं कटोरे के फ्रेम में जाने की बात करें, तो कटोरे फ्रेम में सूडो फोर्स आएगा। ये थोड़ा सा हो सकता है कुछ बच्चों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सूडो फोर्स आ रहा है सर, ठीक है, अच्छी बात नहीं है सर, ठीक है। सूडो फोर्स अब सूडो फोर्स की वैल्यू नहीं पता हमको, बोले वैल्यू नहीं पता। मतलब जैसे 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 नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे जो नॉर्मल है, नॉर्मल वाला जो है, नॉर्मल जो है वो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बदलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहां होगा तो नॉर्मल ऐसे, फिर नॉर्मल ऐसे, फिर नॉर्मल ऐसे, फिर नॉर्मल ऐसे, इसका मतलब नॉर्मल लगातार चेंज हो रहा है। जब नॉर्मल लगातार चेंज हो रहा है तो कटोरे का एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है, और कटोरे का एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सूडो फोर्स लगातार चेंज होता रहेगा। तो कोई कांस्टेंट सूडो फोर्स भी नहीं है हमारे पास। कांस्टेंट सूडो फोर्स होता तो मजे भी ले लेते हम लोग कटोरे के ऊपर बैठ के। तो ये सवाल इतना मजेदार हो गया है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि जमीन पर बैठ के सॉल्व करें, ठीक है, तो अलग दिक्कत है, कटोरे के ऊपर बैठ कर सॉल्व करें तो अलग दिक्कत है। कटोरे के ऊपर बैठ कर सॉल्व करें तो सूडो फोर्स सबसे बड़ी दिक्कत है कि सूडो फोर्स की वैल्यू हमको नहीं पता, उसका सूडो फोर्स की वैल्यू हम लोग नहीं पता, उसका वॉकडन निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वॉकडन कैसे निकालेंगे उसका हम लोग, जब फोर्स की वैल्यू नहीं पता हम लोगों को। और जमीन पे बैठ के क्या दिक्कत है कि जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। अगर ये फिक्स होता तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता, लेकिन जमीन से बैठ के अगर देखेंगे तो पार्टिकल इधर भी जा रहा है और कटोरा उधर भी जा रहा है। तो इसका मतलब जमीन पे बैठने का ड्रॉबैक क्या हो गया, पार्टिकल का मोशन समझ में नहीं आ रहा कैसा है। कटोरे के ऊपर बैठने का क्या मतलब हो गया, सूडो फोर्स परेशान कर रहा है। जमीन पे बैठने का फायदा क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो सुकून से, बिना बिना किसी झंझट के। और कटोरे के ऊपर बैठने का फायदा क्या हो गया, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। तो किसी एक जगह बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करना तो ये बहुत ही मतलब जो है कुछ फायदे कुछ नुकसान है। तो क्यों ना इस सवाल में हम लोग दोनों चीज अप्लाई करें, दोनों चीज अप्लाई करें, ठीक है। कभी जमीन के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, कभी जो है इसके कुछ इक्वेशंस हम लोग इस कटोरे के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मुझे लगता है कि कटोरे के ऊपर बैठना ज्यादा समझदारी है इसमें, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। और अगर सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, कटोरे के ऊपर जाके बैठ गया तो इसका मतलब पार्टिकल ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो सर्कुलर मोशन की एक इक्वेशन हमको मिल जाएगी। अरे बात आप जानते हो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो दैट मींस मान लो जब ये पार्टिकल यहां पर आया, मैं कटोरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, इसकी वेलोसिटी इधर है v2 विद रिस्पेक्ट टू कटोरा, क्या बोलूं उसको, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक, ठीक है सर जी, ओके। अब हमें पता लगाना है किस जगह पे एंगल जीरो, किस जगह पे कांटेक्ट टूट गया होगा। तो मान लो वो यही जगह है जिस जगह पे एंगल, जिस जगह पे जो है, मान लो ये वो एंगल है जिस जगह पे पार्टिकल अपना कांटेक्ट छोड़ दिया है, या इस थीटा के बाद पार्टिकल अपना कांटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। बोले कहां से शुरू करें, मैंने कहा पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की, ठीक। सर एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो हम ये बोल सकते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में जीरो नहीं है, वर्टिकल में तो सेंटर मास नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, सेंटर मास रेस्ट पे रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। शुरू में मोमेंटम जीरो है तो हमेशा जीरो रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं इसके लिए, कटोरे के लिए m इंटू v1 बराबर, अब इसके लिए, अब क्योंकि ये जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर है,
ठीक, तो इसके थोड़े से कंपोनेंट करने पड़ेंगे, जो मैं इस तरफ कर लेता हूं, थोड़े से इस तरफ अलग डायग्राम बना के, ताकि और बेटर समझ में आ जाए। जरा ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सपोज इसको मिटा दिया, ये लो, ये लो, ठीक है, ठीक है सर जी, इसको मैंने ऐसे खींचा, इसको मैंने ऐसे खींचा। अब ध्यान से देखो, थीटा बीटा देख लेते हैं, ये थीटा है, इसको और नीचे ले ले, ठीक है सर, ये थीटा तो ये थीटा, ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो गया। तो ये जो v2 वेलोसिटी हमने मानी है, ये कटोरे के रेस्पेक्ट में मानी है। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉल मैं यहां पे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर प्लस वेलोसिटी ऑफ हेमिस्फीयर। यार लिखने में बड़ी दिक्कत आ रही है, ए और बी मान लेते हैं, सबसे बेस्ट ये रहेगा, ठीक है। बी फॉर बॉल, ए फॉर कटोरा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, ये मैं लिख सकता हूं। और इसमें तो अपन लिखने में माहिर हो चुके हैं, ठीक है, रिलेटिव इक्वेशन है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना भैया, बोले सर इधर v2 है, तो इसका मतलब v2 cos थीटा आई कैप प्लस b2 sin थीटा जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, पीछे की तरफ है, माइनस v1 आई कैप। दैट मींस ये हो जाएगा v2 cos थीटा माइनस v1 आई कैप प्लस v2 sin थीटा जे कैप। ये हमको वेलोसिटी ऑफ बॉल पता चल गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब ये जस्ट कॉन्टैक्ट छोड़ने वाला होगा तब। तो इसकी एक्स वाली वेलोसिटी कितनी है, बोले इतनी, तो मैंने कहा तो लिख दे, इंटू एम मास इंटू इसकी वेलोसिटी, आगे वाली वेलोसिटी कितनी हो गई, सब v2 cos थीटा माइनस v1। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और ये इक्वेशन अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो बहुत इजीली मुझे लग रहा है इसकी शक्ल सूरत सुधर जाएगी, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, 2v1 बराबर v2 cos थीटा, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है, ओके। थोड़ा सा ब्राइटनेस वैसा हो रहा है यार, प्लीज मैनेज करके चलना, ठीक है। अभी इसको मैं ठीक कराऊंगा आज, ये फिर थोड़ा सा, मैं तो जानता है भाई का टेक्निकल प्यार कितना जबरदस्त है, ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है, तो इसकी ऑटोमेटिक ब्राइटनेस चेंज होगी, मैंने कुछ नहीं करा, ठीक है, इसको अपन ठीक कर लेंगे, लेकिन अब तक आप इस चीज को समझो। तो ये तो हो गया सर पहला पार्ट, ठीक है, पहली क्वेश्चन तो यहां से। दूसरी, सर दूसरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा हथियार होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब वर्क एनर्जी थ्योरम अब मैं कहां से लगाऊं, अगर मैंने कटोरे के रेस्पेक्ट में बात करी तो भाई साहब हम फंसेंगे, फिर हम निपटेंगे, क्यों, बोले भाई कटोरे के ऊपर जाकर अगर बैठोगे तो जाहिर सी बात है, कटोरे के ऊपर जाकर बैठोगे तो जाहिर सी बात है सूडो फोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि ये कटोरा एक्सेलरेटेड है और सूडो फोर्स हमको पता ही नहीं, तो भैया उसका वर्क डन क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब जमीन से लिख ले तो फायदा है। तो ध्यान से देख, जमीन से मैं लिखूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या, सब वर्क डन बाय ग्रेविटी। मान के चलो यहां से इसका कॉन्टैक्ट लूज हुआ है, ठीक, तो ये आर है, तो ये आर cos थीटा, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना आ जाएगा, mg r माइनस आर cos थीटा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि v2 जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड फ्रेम में, सॉरी हेमिस्फीयर के फ्रेम में, ठीक है, मुझे तो ग्राउंड फ्रेम में लिख रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो मुझे तो पार्टिकल की ग्राउंड फ्रेम में वाली वेलोसिटी चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू सर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम का होल स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, लेकिन इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको हम यहां से सेट कर सकते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछूं ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो आप बोलोगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहां से आप इसको कर सकते हो, ठीक है सर जी। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो देख जल्दी से लिख रहा हूं, देख इसका स्क्वायर करेगा ना b2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2 b1 b2 cos थीटा प्लस b2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो b2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों जोड़कर b2 स्क्वायर बन जाएंगे, तो ये निकल के आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2 b1 b2 cos थीटा। तो ये वैल्यू मैं यहां लिख सकता हूं, ठीक है, तो मैं यहां इसको लिख देता हूं, पहले मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं, m कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 g r कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू, ठीक है सर जी, इक्वल टू, अब पे क्या लिखूंगा इसके लिए, b1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये अंडर रूट, सॉरी इसका अंडर रूट आएगा ना मैग्नीट्यूड में, ठीक, इसका स्क्वायर करो तो ये क्या आ जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा। ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट से भी आप कर सकते हो एक चीज, ठीक, तो ये आपके सामने आ गई मेरे भाई इक्वेशन नंबर 2, ये वाली। अब जरा देखो वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, सर v1 पता है ना, सर v2 पता है ना, सर थीटा पता है ना, वेरिएबल है 3 और इक्वेशन है हमारे पास 2,
तीसरी इक्वेशन कहां से लाए? ठीक है, तीसरी इक्वेशन कहां से लाए? बोले सर जी तीसरी इक्वेशन आएगी कहां से? बोले सर सर्कुलर मोशन की इक्वेशन आ जाएगी तीसरी। बोले सर्कुलर मोशन तो कर ही नहीं रहा सर। मैं कर रहा है ना, उसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, कटोरे के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कटोरे के ऊपर जाकर बैठ जा। तो जब कटोरे के ऊपर जाकर बैठेंगे तो जिस जगह पर ये कॉन्टैक्ट छूटने वाला होगा, ठीक, अगर मैं उस मोमेंट का बताऊं, यहां पर मैं इसके ऊपर जाके बैठ गया, देख यहां पर, ठीक, अगर मैं बीडी बनाऊंगा तो नीचे क्या दिखाओगे? mg। ठीक है सर जी, पार्टिकल के लिए दिखा रहा हूं, कटोरे के लिए नहीं दिखा रहा हूं, पार्टिकल के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, क्यों? पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, कटोरा नहीं कर रहा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कटोरे की बीडी बना के बैठ जाते हैं और कटोरे वाले फोर्स दिखा देते हैं। भाई कटोरा सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल पे क्या लगेगा? mg। इधर कौन लगेगा? नॉर्मल, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब तुम कहोगे सर सूडो फोर्स भी है। मैंने कहा डेफिनेटली है, सूडो फोर्स भी है, परंतु मुझे कब बात करनी है? मुझे बात करनी है उस थीटा पर जब नॉर्मल की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो जब नॉर्मल की वैल्यू 0 हो गई है, क्या एग्जैक्ट 0 हो गई है? अगर तुझे फील नहीं आ रही एग्जैक्ट 0 तो मान ले अप्रॉक्सीमेट 0 हो गई है। नॉर्मल की वैल्यू 0.0000000000000000000000001 न्यूटन हुई है। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट 0 ही हो गया है। तो अगर मैं इस मोमेंट पे बात करूं जब कॉन्टैक्ट बस टूटने ही वाला है या कॉन्टैक्ट टूट चुका है, ये नॉर्मल की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0 हो चुकी है, ये नॉर्मल एग्जैक्टली 0 हो गया। भाई इस यहां तक तो सर्कुलर मोशन कर रहा था ना, वो है नॉर्मल, बहुत चुनना सा है लेकिन है, ठीक, यहां तक तो सर्कुलर मोशन कर रहा था। बोले हाँ सर कर रहा था। तो सर इसकी इक्वेशन कैसे लिखूंगा? मैंने कहा देख ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो मैं ऐसा लिख दूं, इस तरफ इक्वेशन देखती, इस इक्वेशन में लिख रहा हूं सर mg cos थीटा, इस तरफ आ रहा होगा, माइनस नॉर्मल बराबर यहां से आप लिख सकते हो सर mv2 स्क्वायर बाई आर। और ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को मैं क्या कर दूंगा? 0। अब इसमें दो खेल है। पहला खेल, सूडो फोर्स कहां गया सर? सूडो फोर्स आपने क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा भाई एक बात बता, क्या नॉर्मल की वैल्यू 0 हो चुकी है? क्या अप्रॉक्सीमेट 0 हो चुकी है? बोले हाँ सर। मैंने कहा तो जब नॉर्मल जब 0 हो चुका है तो इसका मतलब नॉर्मल किसने लगाया? कटोरे ने बॉल पे लगाया। तो कटोरे ने अगर बॉल पे नॉर्मल लगाया तो बॉल भी तो कटोरे पे नॉर्मल लगाएगा। बोले हाँ सर, और उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो इसका मतलब बॉल ने कटोरे पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया, या बॉल ने कटोरे पर इतू सा फोर्स लगाया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन भी इतू आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स की वैल्यू भी इतू सी आएगी। तो इसका मतलब जब आप नॉर्मल को 0 कर रहे हो, तो जब नॉर्मल को 0 कर रहे हो दैट मींस इस कटोरे का एक्सेलरेशन 0 हो गया, और कटोरे का एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इसका मतलब सूडो फोर्स 0 हो गया, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जाके बैठ गए हो जिसका एक्सेलरेशन आप 0 कर चुके हो। ठीक, तो इसको दो तरीके से समझ। देख, तरीका नंबर 1, या तो सीधी बात करो जो बाकी बुक्स में सब जगह लिखा होता है इस टाइप की चीजों में, क्या सर नॉर्मल 0 हो गया? हाँ ठीक है नॉर्मल 0 हो गया। तो बोले सर नॉर्मल 0 हो गया ना? बोला हाँ, तो इसका मतलब कटोरे ने बॉल पे कोई फोर्स नहीं लगाया। हाँ, तो बॉल ने कटोरे पे कोई फोर्स नहीं लगाया। हाँ, तो कटोरे पे नेट फोर्स 0 हो गया। हाँ, तो कटोरे का नेट फोर्स 0 हो गया, कटोरे का एक्सेलरेशन 0 है, उसके ऊपर जाकर बैठोगे तो सूडो फोर्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस बंदे के पास एक्सेलरेशन ही नहीं है। नो नीड ऑफ सूडो फोर्स यार। या तो तू ऐसे समझ ले, या और डिटेल में जाना चाहे और अच्छे से फील लेना चाहे, एग्जैक्टली जाना चाहे, तो तू ये समझ कि हम बात कर रहे हैं नॉर्मल 0 होने से जस्ट 0.000000001 सेकेंड पहले। ठीक है, कि जहां नॉर्मल की वैल्यू 10⁻⁻50 लाख होगी। ठीक है, मतलब दशमलव के आगे 50 लाख जीरो लगा दे और फिर लिख दे नॉर्मल है, लेकिन बहुत ही कम है, खत्म हो चुका है वो एक तरह से, उसकी वैल्यू इतनी कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है, इतनी कम हो चुकी है कि आपको mg cos थीटा के मुकाबले उसको 0 ही पुट करना पड़ रहा है। तो जब इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आता है उसकी वैल्यू भी खत्म हो गई होती। तो अगर आप सूडो फोर्स इधर देते भी तो उसकी वैल्यू भी खत्म हो गई होती। तो आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, सर ये V2 क्यों लिखा? सर हमें तो ये लिखना चाहिए। मैंने कहा सुन, तू बैठा किसके ऊपर है? कटोरे के ऊपर। तो कटोरे के रेस्पेक्ट में तेरी वेलोसिटी कितनी है? V2। तो भाई तुझे दिख रहा है ना, तेरे को दिख रहा है ना सर्कुलर मोशन करता हुआ, जमीन वाले बंदे को थोड़ा ना दिख रहा है, तो जमीन वाली वेलोसिटी क्यों लिखूंगा मैं? ठीक, तो दैट मींस ये आपकी आ जाएगी यहां से V2, ये आपका आ गया यहां से क्या? सर इसको काटापीटी कर लो, तो V2 स्क्वायर बराबर RG cos थीटा। ये तुम्हारी आकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है। अब मैं आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है। आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं। सॉल्व करके आंसर आता है cos थीटा बराबर √3 - 1। ठीक है, अब ये आंसर आप याद रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि क्यों याद, वैसे तो कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इस पर कंसेप्ट पे और भी सवाल मुझे मिलेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगा या कराऊंगा क्लास में, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये चीज जो है, हो सके तो याद रख लीजिएगा। रीजन इज दैट कि अगर ये सवाल सपोज एग्जाम में आ गया, क्योंकि आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अभी तक एडवांस ने छुआ नहीं है इसको, ठीक है। फिक्स करके तो पूछ लिया, ये आप सब लोग जानते हैं कि भैया फिक्स करके तो पूछ लिया, जो कहीं पहले पूछ लिया था बहुत पहले, लेकिन अगर फ्री करके पूछ लिया तो आंसर याद रहेगा, तो आई थिंक हम बाकी लोगों के मुकाबले समय बचा पाएंगे। √3 - 1 इज द आंसर। क्लियर है? ओके चलो अब चलते हैं। जिसने ने किसी को नोट करना हो तो केवल इतना नोट कर ले, बस इतना, बाकी चीजें नो नीड टू राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था धमाकेदार वाला, ठीक है, वो क्वेश्चन ये था क्या कि सर ये दीवार है ऐसे, मैंने कहा ठीक है सर, हमने दो गोले वाले सवाल तो हमने किए थे, ठीक है, हाँ सर 2 गोले वाले सवाल तो हमने किए थे। अब हमने तो 3 गोले वाले सवाल किए थे, बेसिकली 2 गोले वाले नहीं 3 गोले वाले सवाल किए थे। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर 2 गोले वाले सवाल की। इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा था, जहां तक मुझे याद है आर बराबर है 54 मीटर, रेडियस की 54 मीटर है, मास दोनों का है सेम, ठीक है, मास दोनों का है सेम, ठीक है, और ये है इन दोनों के सेंटर, आइडेंटिकल बॉडी है। इसको मैंने थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दिया, और जब ये हरा वाला बॉल जमीन पे टकराएगा तो ई की वैल्यू मैंने हाफ कर दी। तब मैंने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, या मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द सेंटर ऑफ मास ऑफ हरे वाला बॉल। मैं आपको 2 मिनट फिर से दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को फिर से ट्राई कर लें और आपको थोड़ा सा आइडिया और लग जाए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 2 से 3 मिनट आप इसको ले लो जरा, चाहो तो सुकून से। चलो हो गया, चलो शुरू करते हैं भाई। देख इस सवाल में, इकलौते सवाल में, ये ए है मान के चलो, ये बी है, एक नहीं कम से कम 5-6 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कम से कम 5-6 सवाल, ठीक है। ये अच्छा है, ये बेसिकली एडवांस में आएगा तो आप इसको टाटा बाय बाय करके निकल जाओगे, और ये नहीं करने होते हैं सवाल, ये बहुत बाद में करने होते हैं अगर समय मिला तो, ठीक है। कैसे, अब ध्यान से समझो क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि सर ये बताओ, ये ऊपर वाला जो है जाहिर सी बात है, जैसे हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है इसको, जैसे मैं थोड़ा सा इधर डिस्प्ले करूंगा ना तो देख इस पर नॉर्मल आ जाएगा इधर ऐसे, और जैसे ही नॉर्मल आएगा तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे आ जाएगा तो वो उसको आगे की तरफ भगा देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि सर देखो होगा क्या, जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे नीचे आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे नीचे आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है गुरुजी। तो सर थोड़ा सा अगर इसकी फील ले तो मान लो ये थोड़ा सा आगे इधर गया, ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा नीचे आया होगा ऐसे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अगर अपन ध्यान से देखें, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं डायग्राम, मान लो थोड़ा ये और आगे गया, ये थोड़ा सा और नीचे आया लाइक दिस। मैंने कहा हाँ भैया ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन का अगर अपन फील लें तो ध्यान से देखो, ये हो गया कॉमन नॉर्मल, ये कॉमन नॉर्मल वाली लाइन हो गई, ठीक है सर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं इस गोले की वजह से इस पे इधर लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, हरे वाले पे, लाल वाले पे? बोले हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, किस पे? लाल वाले पे। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये जो हरा, ये जो लाल वाला नीचे वाला जो स्फेयर है, ठीक, इस पे नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे की तरफ आ गया, इसका मतलब इसके पास आगे की तरफ एक एक्सेलेरेशन आ गया। उनका ठीक है भाई साहब, किसने दिया? नॉर्मल के इस कंपोनेंट ने दिया, ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब ये एक्सेलेरेशन आया तो इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलेरेशन भी इधर है, इसका मतलब स्पीड अप होगा। बोले हाँ सर स्पीड अप होगा। अब बताइए कब तक स्पीड अप होगा? ठीक, तो आप बोलोगे सर स्पीड अप कब तक होगा? बोले जब तक इसको एक्सेलेरेशन देने वाले फोर्स लग रहे होंगे तब तक स्पीड अप होता जाएगा। भाई जब तक एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे तब तक पार्टिकल स्पीड अप होगा। तो वेलोसिटी तो आगे आ गई, ये तो हमको दिख गया, यहाँ पर एक्सेलेरेशन भी आगे है, ये भी दिख गया हमको, क्योंकि कॉमन नॉर्मल का कंपोनेंट आगे आ गया, ठीक है। तो जब तक कॉमन नॉर्मल का कंपोनेंट आगे की तरफ आता रहेगा तब तक जो है हमारा जो है एक्सेलेरेशन मिलता रहेगा, और जब तक एक्सेलेरेशन मिलता रहेगा पार्टिकल स्पीड अप होता रहेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा सा आगे को, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाऊं, देख मैं इसको यहां लेके चला गया, अब देख अब यहां गया, देख अभी भी कॉमन नॉर्मल किसी ना किसी बात पे आ रहा है, किसी ना किसी एंगल पर आ रहा है, ठीक है। वो एंगल चेंज हो गया होगा लेकिन कॉमन नॉर्मल तो आ ही रहा है भाई साहब, ठीक। ये कॉमन नॉर्मल वाली लाइन थी, यहां पे मैंने इसको मिटा दी, अब कॉमन नॉर्मल वाली लाइन ऐसे हो गई है, ठीक। तो आई होप आप यहां पे एक चीज देख पा रहे हो कि कॉमन नॉर्मल इस पे लग ही रहा है। देख पहले लग रहा था बिल्कुल नीचे, ठीक है, अब नीचे के बाद ऐसे, दैट मींस जो फोर्स वेक्टर है वो भी रोटेट कर रहा है,
कॉमन नॉर्मल वेक्टर जो है पहले बिल्कुल नीचे लग रहा था, अब वेक्टर ऐसे हो गया, वेक्टर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक। तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट तो अभी भी आगे आ रहा है। तो दैट मींस क्या मैं ये कह दूं कि ये जब तक जैसे जैसे आगे जाता जाएगा नॉर्मल का एक कंपोनेंट आगे की तरफ आता जाएगा और एक मोमेंट के बाद नॉर्मल जीरो हो जाएगा, हमेशा थोड़ी ना चिपका रहेगा। बोले हाँ सर, जिस मोमेंट पे नॉर्मल जीरो हो गया कोई ना कोई मोमेंट तो होगा ना, ऐसा कोई ना कोई मोमेंट तो होगा ना, कोई ऐसा थोड़ा ना कि हमेशा चिपक के भागते रहेंगे भाई। तो कोई ना कोई मोमेंट तो ऐसा होगा जब यहां पर नॉर्मल जीरो हो जाएगा। जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो फिर 4 0 हो गया, 4 0 हो गया तो इसका मतलब एक्सलेशन 0 हो गया। दैट मीन उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव करता चला जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहां पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन सकता है कि बताओ नॉर्मल कब जीरो, कब तो नहीं निकाल सकते क्योंकि टाइम के साथ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स हो जाएगी। नॉर्मल जीरो होगा कहां पर होगा, एक सवाल तो ये बन जाता है। कॉमन नॉर्मल जीरो बता दो, ठीक। सोचो मैं पहला सवाल डायरेक्टली यही दे देता, ये कहानी मैंने कहा था बता नॉर्मल जीरो होगा तब जो है किस मोमेंट पे नॉर्मल जीरो होगा, उस मोमेंट पे बता दे वर्टिकल के साथ नॉर्मल ने कितना एंगल बनाया होगा। एक तो ये हो गया देख सवाल। दूसरा, अब जब नॉर्मल जीरो हो गया तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो लाल वाली बॉडी है ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती चली जाएगी। तो फिर सवाल ये पूछा जा सकता है कि भैया उसकी वो कांस्टेंट वेलोसिटी बता दो कितनी होगी लाल वाली बॉडी की, और यही उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया, यहीं तक पार्टिकल स्पीड अप हो रहा था और स्पीड अप होने के बाद अब फोर्स लगना बंद हो गए तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक। तो यही आपके क्या हो जाएंगे, इसके लिए ये सवाल बन जाएगा अगला सवाल कि व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द लाल वाला स्फीयर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब क्योंकि यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिवाय mg के, तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप जब जरूरत पड़े लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। कॉमन नॉर्मल का वर्क डन वैसे ही जीरो होता है, नेट वर्क डन। तो इसका मतलब अगर आप इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हो, जब लास्ट मोमेंट पे आपको क्या दिखेगा, बोले लास्ट मोमेंट पे दिखेगा हमको कि भाई साहब ये तो चले गए आगे की तरफ, ठीक है, और ये टकरा के नीचे की तरफ ऐसे जस्ट टकराने वाले हैं। लास्ट मोमेंट पे जब आपको कुछ इस प्रकार की चीजें दिख रही होंगी तो आप ये बोलोगे मान लो ये इस तरफ जा रहा है v1 मैक्सिमम से, तो ये नीचे आ रहा होगा v2 से, ठीक है सर जी। ये इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ये इसकी v2 मैक्सिमम हो जाएगी। v2 मैक्सिमम का मतलब हरे वाले स्फीयर की जो ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है सर। अब ये नीचे टकराएगा, इससे नीचे टकराएगा भाई साहब, फिर भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, जो भी कोलिजन होगा ई की वैल्यू हाफ दे दी, ई दे दी, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये भी इसमें पूछा जाता है किस जगह पे नॉर्मल जीरो होगा, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो कितनी होगी, ठीक है, ये सवाल हो गया। या हरे वाले बंदे की वेलोसिटी बता दो जब वो जमीन पर टकराएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। या अगर उसका ई की वैल्यू हाफ दे दें तो इसका मतलब बता दो फिर जब वो टप्पा खा के ऊपर उठेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ उठेगा, या उसका सेंटर मास कितनी ऊपर तक जाएगा। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहां पर खेलना है, ये बात खेलना है कि सर ये अगर आगे v1 से जा रहा है और ये जमीन पर अगर v2 से टकरा रहा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2। हमारा क्वेश्चन बेसिकली यही है, सारा खेल इसी के साथ इर्द गिर्द घुमा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो एक बार सेंटोमास के साथ भी खेल लेते हैं, ठीक है। अगर अपन सेंटोमास के साथ देखें तो सेंटोमास तो वाई डायरेक्शन में तो नीचे आ ही रहा है, ठीक है। सेंटोमास के बाद वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है तभी वो नीचे आ रहा है। सेंटोमास के बाद वाई डायरेक्शन में, ठीक है, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, ये भी हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब जमीन से जो लगने वाला नॉर्मल होगा, ठीक है, वो 2mg के बराबर नहीं होगा, हमेशा 2mg के बराबर नहीं होगा। क्यों? वाई डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन भैया, वाई डायरेक्शन में जो सेंटोमास नीचे की तरफ आ रहा है। पहले सेंटोमास कहां पे था, पहले सेंटोमास कहीं और होगा, जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहा है तो ओवरऑल सेंटोमास इज मूविंग डाउनवर्ड। तो रखी हुई बॉडी अगर मूव करना स्टार्ट कर देती है तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आया होगा ना उसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब इस तरीके से आप सेंटोमास के साथ भी खेल सकते हैं। खैर इसमें तो कितनी देर बात कर लो इस पर तो आप, ठीक है। चलो सवाल पे आते हैं। तो मान लो इस मोमेंट पे, ठीक है, मैंने बोला कि लाल वाली बॉडी जो थी उसकी वेलोसिटी है सपोज v1, ठीक है सर, और हरी वाली वेलोसिटी की सपोज नीचे वेलोसिटी है v2 किसी जनरल मोमेंट पे जब ये एंगल थीटा था, मान लो, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इक्वेशंस हमको बनानी है। अब इक्वेशंस कैसी बनाए, बोले सर सबसे पहली इक्वेशन तो हमें यहां पर काम करेगी कंस्ट्रेन मोशन। देख इन्हीं के साथ ही खेलना होता है हमेशा, कंस्ट्रेन मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, सर्कुलर मोशन, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, यही 4-5 है बस, है ना। तो आजा फिर से शुरू करते हैं। तो सर अगर अपन बात करें यहां पर तो ध्यान से देखो सर, इस लाइन को अगर मैं ऐसे खींच दूं, मैंने कहा ले भैया लाइन को मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक, तो ये तो हमको दिख रहा है कि v2 cos थीटा बराबर v1 sin थीटा।
ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा होगा, तो v1 साइन थीटा बराबर v2 कॉस थीटा। दिस इज द कंस्ट्रेन इक्वेशन कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग जब कॉन्टेक्ट रहेगा इनके बीच में, कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों बंदों की वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या रहेंगे मेरे भाई, सेम रहेंगे। पहला, इसको थोड़ी शक्ल सुधार लेते हैं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं v2 बराबर v1 कॉस थीटा, v1 tan थीटा। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर। ठीक है सर, और बताओ क्या करें सर? एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा क्या? बोले सर वर्क एनर्जी थ्योरम वो लगा देते हैं सर। मैंने कहा यार ये भी सही है यार। तो ध्यान से देखो, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे बात करूं तो हरे वाले का सेंटर मास यहां पर है, लाल वाले का सेंटर मास यहां पर है। लाल वाले का सेंटर मास तो अभी भी r डिस्टेंस दूरी पर ही है, लेकिन हरे वाले का सेंटर मास पहले 3r डिस्टेंस ऊपर है जमीन से। चेक करके देख ले। मैंने कहा ठीक है, अब कितना ऊपर है? बोले सर अब इतना ऊपर है। मान लो ये हाइट h है, ठीक, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहा हूं। दोनों का मास मैंने सेम दे रखा है, तो इसके लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं mg 3r माइनस h बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कॉमन दोनों का वर्क डन 0 है, ठीक है। जमीन से बात कर रहे हैं तो सूडो फोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है, हाफ m v2 स्क्वायर। ठीक है सर, मेरे को लग रहा है यहीं से शायद हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिले, तो मैं एक काम करता हूं, ठीक है, यहीं से ही दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। पहले तो h निकाल लेते हैं। अगर मैं h यहां लिखूं तो देखो h क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, h में हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं अगर यहां से एक लाइन ऐसे खींच लूं ऐसे, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये r तो ये 2r हो गया, तो ये 2r cos थीटा हो गया, और ये कितना है r है, तो इसका मतलब h की वैल्यू मैं लिख सकता हूं h बराबर 2r cos थीटा प्लस r। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से यहां पे जूम करके दिखा देता हूं, अगर कोई बाई चांस ना समझ पाया हो। मैंने कहा दे, तो ऐसे समझ यहां पर, ठीक है, कैसे समझ? मैंने कहा दे, ये क्या है 2r, ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे बात कर, इस ट्रायंगल पे, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r cos थीटा। ठीक, ठीक है सर जी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है सर? ये r है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि सर इतनी डिस्टेंस तो है r, ये r हो गया, ये r हो गया, और ये है 2r cos थीटा। तो दैट मींस ये हमको पता चल गया कि सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी मेरे भाई, कि सर 2r cos थीटा प्लस r। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देख m कैंसिल आउट हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा, g 3r माइनस 2r cos थीटा माइनस r बराबर v1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करो अपनी। v2 स्क्वायर को यहीं पे लिख दे v1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, v2 स्क्वायर को v1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आई थिंक थोड़ी सी अच्छी होती जा रही इक्वेशन। देख 3r में से 1r गया, 2r बचा, 2r मैंने कॉमन निकाल लिया, तो 2 दूनी 4, 4gr। ये तो बड़ी अच्छी मैथ्स आ रही है यार, इतनी प्यारी तो उम्मीद नहीं करी थी भाई मैंने। ये ऐसे ही कर लेते हैं भाई सॉल्व इसको, बराबर v1 स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि मैं अगर मैं सबसे पहले फोकस करूं, चलो v1 निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमने v1 निकाल लिया तो यहां पे v1 की वैल्यू पुट करेंगे तो v2 आ जाएगा। ठीक, v2 आ जाएगा तो हमें और चीजें पता चल जाएंगी। तो अगर मैं यहां से v1 पूछूं तो आप लिख सकते हो v1 स्क्वायर बराबर 4gr cos स्क्वायर थीटा माइनस cos क्यू थीटा। मैंने कहा ठीक है, आ गया भाई साहब मजा। ठीक, और इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा क्या मुझे v1 का फंक्शन पता चल गया? बोले हाँ। बोले तो सर अगर मैं v1 की मैक्सिमम वैल्यू आपसे जानना चाहूं, क्योंकि ये तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि v1 बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, तो इस फंक्शन के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया हमको बता दो v1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर जी देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू करना है तो उसको डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू 0 कर दो। लेकिन पूरे को डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतने को ही कर दो, इतने को ही, ठीक है, अंदर को। बोले जब ये मैक्सिमम होगा तब v1 मैक्सिमम होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन सर 2 cos थीटा, ठीक है, इनटू माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इनटू माइनस साइन थीटा बराबर क्या कर दिया मैंने 0। मैंने इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया मैक्सिमम मिनिमा के लिए। अब जरा ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग चीज क्या क्या निकल कर आ रही है यहां से। बोले सर एक तो साइन थीटा से साइन थीटा काट दिया और बगल में लिख लिया थीटा बराबर 0 ऑल्सो पॉसिबल। मैथ्स
है ना, ऐसा थोड़ी ना काट सकते हैं थीटा, इसका मतलब थीटा जीरो भी हो सकता है ना, लेकिन थीटा जीरो का कोई सेंस नहीं बनना, फिर तो यही होगी कहानी। ठीक है, तो इसका मतलब फिजिक्स इसको नेग्लेक्ट कर देगी, मैथ्स ये देगी जरूर आंसर, लेकिन फिजिक्स इसको नेग्लेक्ट कर देगी। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा, अब देखो चेक करो यहां से कॉस थीटा, यहां से कॉमन निकाल लिया, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो ध्यान से देखो यहां से क्या निकल के आ रहा है, कॉस थीटा बराबर निकल के आ रहा है यहां से 2/3। इसका मतलब इस एंगल पर बात समझ मारी, कॉस थीटा बराबर अगर 2/3 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब जब कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 होगी तब V1 मैक्सिमम हो जाएगा। ये है निष्कर्ष। आ रही बात समझ में, क्लियर है। वैसे यहां से एक रूट और आ रहा है, अगर यहां से देखो कॉस थीटा बराबर 0 भी आ रहा है, थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है, वो भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि वो बेसिकली ये थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 0 ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ये फिजिक्स नेग्लेक्ट कर देगी, मैथ्स नहीं फिजिक्स नेग्लेक्ट कर देगी। मैथ्स तो कहेगी प्लीज कहते रहने भाई, जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है रियलिस्टिक केस में थीटा 90 होने का क्या मतलब, वैसी कॉन्टेक्ट थीटा 90 का मतलब क्या, उधर भाग गया इधर भाग गया, उसी से पहले कॉन्टेक्ट 0 हो चुका है। तो इसका मतलब कॉस थीटा बराबर 2/3, इस मोमेंट पे कॉन्टेक्ट तेरा 0 हो गया होगा, कॉस थीटा बराबर 2/3 पर। ठीक है, अब तुमको और डिटेल में जाना है तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। ठीक है, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, आप यहां पे ले लो V1, ये ले V1, ठीक है, और इधर इधर मान ले कॉस थीटा। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो उसका। ठीक है, चाहो तो नेक्स्ट पेज ग्राफ प्लॉट कर सकते हो कि सर V1 स्क्वायर बराबर आ रहा है 4GR कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा था ना भाई साहब, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो याद करो बेबी कर्व से जो हम लोग पढ़ा करते थे, 4GR कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चाहे तो तू एक काम कर ले, V1 को मान ले y और कॉस थीटा को मान ले x। ठीक है, तो तुम्हारा इक्वेशन आ गया y बराबर k, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक, तो अब यहां से आप चाहो तो y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, आप जो रैंडम ग्राफ प्लॉट करते थे आप कि सर x बराबर 0 पर y 0 है तो ग्राफ यहां से शुरू होगा। ठीक है सर, क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से जा रहे हैं, x बराबर 0 और x बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर 1 कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, बोले हाँ सर जी ये चीज भी सही जा रही है। ठीक है सर, उसके बाद बोले सर मैक्सिमा कहां अचीव हुआ है हमको। ठीक है, बोले मैक्सिमा अचीव हुआ है सर 2/3 पर। ठीक है, तो 2/3 का यहां पर होगा, इसका मतलब ग्राफ ये कुछ इस प्रकार का जाएगा, इस प्रकार का, और ये जो पीक आएगा ये 2/3 पर आएगा। ठीक, तो यहां अगर अपन ध्यान से देखें तो भाई हमें इस जगह पर ये y मैक्सिमम मतलब V1 हमको यहां पे मैक्सिमम मिल चुका है, वेलोसिटी यहां पर मैक्सिमम हो चुका है, लेकिन मैथ्स हमको आंसर दे रही है कि ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहां अब हमको फिजिक्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स के हिसाब से तो 3 रूट जा रहे हैं, फिजिक्स हमको बोलेगी देख भाई यहां पर अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी है, कॉन्टेक्ट यहां पर टूट चुका है, तो इसका मतलब इसके आगे का ग्राफ फिजिक्स में नहीं बनेगा, इसके आगे का ग्राफ बिल्कुल ऐसे बनेगा, वो डाउन नहीं होगा। क्यों डाउन नहीं होगा भाई, अगर वो डाउन अगर तूने कंसीडर कर लिया, ठीक है, अगर तू कहे कि सर ये डाउन सा बनना था यहां पर, तो मैंने कहा अगर डाउन सा बनना था तो इसका मतलब बाई को तू घटा रहा है बाई को घटाने का मतलब V1 को घटाना, तो V1 तो घटेगा ही नहीं ना, तो साफ साफ दिख रहा है V1 बढ़ता चला जाएगा, फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब हुआ ये होगा कि सर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी यहां पर, और उसके बाद फिर जो है स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है तेरा वो आगे मूव कर जाएगा। हरी बात। तो ये होता है, मैथ्स जो आंसर देती है वो अपने हिसाब से देती है, लेकिन फिजिक्स में हम रियलिस्टिक केस में देखते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल केस फॉर ऑल दीस रिजल्ट्स। तो यहां से ये हमें समझ में आया कि cos थीटा बराबर 2/3 पे हमारा नॉर्मल क्या हो चुका है, बोले से नॉर्मल हो चुका है 0। फटाक से ट्रायंगल यहां बना ले, ये थीटा लिख, ये 2 लिख, ये 3 लिख, सॉरी cos थीटा बराबर 2/3 है, ये 2 लिख, ये 3 लिख और ये √5 लिख। अब हमको ये पता चल गया, तो मैं यहां पर V1 की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो V1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, बोले 4GR कॉस स्क्वायर थीटा 4/9 माइनस कॉस क्यू थी तेरा 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27। ठीक है, ये आ गया है, फिर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4GR या 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 में से 8 गया, 4 बचा, 4/27। ये आपकी V1 की ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी आ गई 16/27 GR। ठीक है सर जी, ओके। तो जिस मोमेंट पर ये V1 हुआ होगा उसी मोमेंट पर, सेम मोमेंट पर, सेम टाइम पर, अगर मैं आपसे V2 पूछूं तो इसके बाद कॉन्टेक्ट 0 हुआ है ना, इससे 0.0000001 सेकंड पहले तो कॉन्टेक्ट 0 नहीं हुआ था। ठीक है, तब तो भाई साहब कॉन्टेक्ट था, तो तब तो कंस्टेंट मोशन की इक्वेशन चलेगी। तो इसका मतलब ये आप इक्वेशन वैल्यू पुट करके V2 बराबर क्या लिख सकते हो, V1 tan थीटा
ये ले, जैसे मैं वैल्यू पुट करूंगा, v1 की वैल्यू कितनी है 16/27 GR, ठीक है, सही जा रहा है भैया, ओके। ये स्क्वायर है दोस्त, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर, तो ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट में जा रहा है ये सब, इंटू टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या लिखोगे सर, रूट 5/4, ये 5/4 मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्ट, ये 4 से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये आ गया 4 से 4 20, तो ये आ गया 20/27 GR। अब समझ लो मैथ्स क्यों आंसर दे रही है, मैथ्स ने क्यों वो इतने आंसर दिए, क्योंकि मैथ्स ने इसको भी कंसीडर किया, मैथ्स ने इसको भी बोला, मैथ्स ने इसको भी बोला, मैथ्स ने इसको भी बोला, कह रहा भैया इन दोनों को सॉल्व करके आंसर दे रही है, जबकि आपको पता है कि जब कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा तब ये क्वेश्चन वैलिड नहीं रहेगी, जब कॉन्टेक्ट टूट गया तो कंसीडर मोशन तो खत्म हो गया ना फिर। लेकिन मैथ्स ने जो आंसर दिया है वो उसने कंसीडर मोशन को रिलेट करते हुए आंसर दिया, इसलिए वो लगी पड़ी है आगे, ठीक है, आंसर देने में लगी पड़ी है, ठीक, खैर कोई बात नहीं। तो ये आपका आ गया B2। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कॉन्टेक्ट टूट जाएगा, जब कॉन्टेक्ट टूट जाएगा तो ये लाल वाली बॉल आगे भागेगी कितनी वेलोसिटी के साथ, इतनी वेलोसिटी के साथ। मैं अगर यहां पर R की वैल्यू पुट कर दूं, जो मैंने R यहां पे लिया था ना 54 मीटर अगर पुट कर दूं तो ये 54 आ जाएगा, ठीक है, R यहां पर आ जाएगा 54, 54, 27 दूनी 54, 2 आ गया 20, तो 16 दूनी 32, रूट 320, रूट 320 मीटर पर सेकेंड से ये बॉल आगे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भागना स्टार्ट कर देगी, ठीक। अब तो इसका क्या होगा, ये जमीन पे टकराएगी भाई साहब, अरे बात समझ में, बोले ठीक है सर जी। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, मैंने कहा इसके बाद ये होगा कि जब ये जमीन पर टकराएगी तो अब ये नहीं है कि वो इतनी वेलोसिटी के साथ जमीन पर टकराएगी, नहीं ऐसा नहीं है, इतनी वेलोसिटी के साथ जमीन पर नहीं टकराएगी, क्यों, क्योंकि उसके बाद भाई साहब मुझे ये भी तो देखना पड़ेगा कि cos थीटा बराबर अगर 2/3 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, क्योंकि इतनी डिस्टेंस के लिए तो उसने फ्री फॉल किया है। ये चीज समझा कि नहीं समझा, मैं समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देख cos थीटा बराबर 2/3 पे कॉन्टेक्ट टूट गया, ठीक, तो भाई ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी ना, अगर कॉन्टेक्ट टूट गया चला गया तो ये भले थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए, थोड़ी सी जितनी भी वैल्यू आए उसके लिए ये तो फ्री फॉल हो गया ना, और अगर ये फ्री फॉल होगा तो जमीन से टकराएगा, तो फिर तेरे को वर्क नहीं थ्योरम लगाना पड़ेगा, बात समझ लगाना ही पड़ेगा, और फिर कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा वो आप निकालो, और उसके बाद ई की वैल्यू जो है हाफ करके फिर आप बता सकते हो कि सर ई की वैल्यू अगर हाफ है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आप इन क्वेश्चन को डील करोगे, ठीक है। तो मैं इस सवाल में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो किस एंगल पे कॉन्टेक्ट जीरो हो जाएगा वो हमने निकाल लिया, v1 की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी वो हमने निकाल ली, उस मोमेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी स्फीयर की वो हमने निकाल ली v2, ठीक। इसके बाद आप चाहो तो आप खेल सकते हो, आई होप आप समझ गए हो, है ना। इसके बाद चाहो तो आप खेल सकते हो, कैसे खेल सकते हो, बोले सर ये देखो ऐसे समझो इसको, इसके बाद बोले सर जी देखो मान लो, अब ये तो भूल गए ना इसको, मान लो यहाँ कॉन्टेक्ट जीरो हो गया, ये सब हटाओ, ठीक है, ये सब हटाओ, कॉन्टेक्ट जीरो हो गया, मैंने कहा हाँ भैया लो कॉन्टेक्ट जीरो हो गया, ठीक है, ये सब हटाओ, हमको यहाँ पे B2 पता चल गया, ये सब हटाओ, ये लो, ठीक है सर। अब सपोज ये वाली जो डिस्टेंस है मान लो बाई डैश है, ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो V2 फाइनल लिख सकते हो, V2 इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2G ये जो भी है बाई डैश, तो इसका मतलब B2 फाइनल कितना हो जाए, B2 इनिशियल कितना है सब 20/27 GR, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 2G बाई डैश, ये आपका B2 फाइनल आ गया। अब ध्यान से समझ, अभी जितने से आया है उसके E टाइम से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, कायदे में तो अंडर रूट में, ये ले अंडर रूट में, ठीक है। तो अब जब उठेगा तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं ई से, ई की वैल्यू मैंने हाफ दे दी, तो इतनी वेलोसिटी के साथ ही ऊपर उठेगा, तो इसका सेंटर मास कितना ऊपर तक जाएगा सर, इसका सेंटर मास सर से जैसे टकराएगा नीचे, टकराने के बाद फिर ये ऊपर उठेगा, तो जब भी ऊपर की तरफ उठेगा तो सेंटर मास की वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी, मैंने कहा ठीक है भाई सेंटर मास ऊपर की तरफ होगी, बोले इतनी होगी वेलोसिटी टप्पा खाने के बाद, और अगर सेंटर मास की वेलोसिटी इतनी है तो इसका कितना ऊपर जाएगा, इसका स्क्वायर बाई 2G, इतना ऊपर जाएगा नहीं, प्लस R और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर मास खुद जमीन से ऊपर है, ये गलती हो जाती है देख, क्योंकि अगर मैंने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास, तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ठीक है, कि हाँ समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है, हाँ ये चीज समझनी पड़ेगी तेरे को, क्योंकि अगर लोकेशन ऑफ सेंटर मास के बारे में बात करना चाह रहे हो आप, लोकेशन ऑफ सेंटर मास के बारे में बात करना चाह रहे हो आप, ठीक है, तो वो
आर, एक मिनट, आर तो जोड़ना पड़ेगा ना, एक, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कहीं जल्दबाजी में मैंने कोई गलती ना कर दी हो भैया। देख, ये कहानी ये है कि ये टप्पा खाने के बाद इधर ऊपर उठेगी B2 से, B2 डैश से, ये B2 डैश है पूरा, ये B2 डैश, तो अब ये ऊपर की तरफ जाएगी, तो जहां ऊपर पहुंचेगी जिस जगह पे, समझ मारी बात, तो वहां पर अगर मैं मान लूं कि इस सेंटर, केवल इसी पे फोकस कर लूं सेंटर मास के, कि सेंटर मास की वेलोसिटी भी तो इतनी होगी, अब ये ऊपर कितना जाएगा, बोले सर इतना ऊपर जाएगा, और ये ऑलरेडी कितना ऊपर था, बोले आर डिस्टेंस ऑलरेडी ऊपर था, तो यस आपको यहां पे आर भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो काफी एनालिसिस एक सवाल से हमने कर ली। आई होप आपने इसमें काफी सारी चीजें देखी होंगी, किस प्रकार से जो है क्वेश्चन हम खेल रहे हैं। ठीक है, हमने ये सवाल देखा, ठीक है, इसी से मिलते जुलते और भी सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है, जो आप कहीं ना कहीं पहले भी देख चुके हो कि यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक के ऊपर एक स्फेयर रख दिया। ठीक है, तो वो भी इसी प्रकार का सवाल था, 3 स्फेयर ले लिए हमने। ठीक है, कि 3 स्फेयर छोड़ दिया, किधर भाग रहा है किधर भाग रहा है। ठीक है, उस प्रकार के क्वेश्चंस भी जो है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इन चीज़ों में मजा आया होगा। तो चलो अब एक काम करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हाँ अब हमारे पास 45 मिनट लग गए इस चीज़ में। अब मैं डिस्कशन कर देता हूँ कल की KPP का। ऐसे ही और धांसू सवाल मैं कल की क्लास में और ले आऊँगा, परसों की क्लास में भी ले आऊँगा, रोजाना ले आया करूँगा। ठीक है, जो है 20-20, 30-30 मिनट इस प्रकार के अच्छे सवालों में भी दे दिया करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें बेटा एग्जाम में नहीं करना होता है। एग्जाम के प्रेशर में ये सब सोच पाना प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ टिल द लास्ट, ये बहुत रिस्की स्टेप होता है। ठीक है, आप में से काफ़ी बच्चे इस बात को जानते होंगे कि शायद उन्होंने कुछ ऐसे सवाल जेईई मेंस में भी जरूर फंसे होंगे जो कहीं नहीं भिड़ना था फिर भी भिड़ गए और फिर अपना टाइम वेस्ट कर लिया, और एडवांस में भी ऐसा खूब होता है। तो इसलिए पहले हमको सिंपल और एवरेज सवाल करना है, हमारा उसी से ही सिलेक्शन भी हो जाता है, उसी से ही हमारी रैंक भी आ जाती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इसके KPP के डिस्कशन पे। स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, उसने बोला है कि दोनों बोलों को यहां से, आइए देख मैं ये मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं सारे क्वेश्चंस अगर समझा के करूंगा तो फिर 3 घंटे की वीडियो बनेगी, कोई सेंस नहीं उस बात का। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, कोई आलतू फालतू बच्चे यहाँ पे नहीं है, आप क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व करके आए हो या एटलीस्ट पढ़ के आए हो, और अगर नहीं पढ़ के आए हो तो मैं पीछे हो जाता हूँ, फिर उसको पढ़ लेना आप। ठीक है, चलो मैं किनारे हो गया। ठीक है, चलो उन्हें बोला देख 2 स्मूथ ट्रैक है, फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं है, और 2 बम है, हा गजब बम है भाई साहब। ठीक है, हाँ सर मस्त फील आ रही है। ठीक है, A अप एंड B डाउन, ओहो ठीक है, बोथ आर द सेम कर्वेचर एंड साइज, कर्वेचर सेम है, ओके साइज भी सेम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 balls आर साइमल्टेनियसली विद द सेम इनिशियल स्पीड। ठीक है, स्पीड एट द बॉटम ऑफ द कर्व इज 4 मीटर पर। कह रहा भाई साहब देखो इसकी स्पीड भी 3 है, इसकी स्पीड भी 3 है, जब वो यहां पहुंचा तो इसकी स्पीड 4 है, तो बताओ जब यहां पहुंचेगा तो इसकी स्पीड बताओ कितनी होगी। सिंपल सा सवाल है, वर्क एनर्जी थ्योरम। सेंटर मास की जरूरत ही नहीं, आप बिना सेंटर मास के भी कर लोगे। आप सीधा बोलोगे कि सर वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं सीधा लिख सकता हूं यहां से कि सर ये डिस्टेंस अगर r है, ठीक है, उन्हें बोला सब कुछ सेम है, तो बोले सर ये अगर h है तो ये भी तो h ही है ना, बस यहीं से खेल जाओ आप। ठीक है, तो आप सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम को मॉडिफाई करके लगा दो। आप यहां पे लिखो सब वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh हो जाएगा, तो आप सीधा लिखोगे कि सर वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh बराबर हाफ m 4 का स्क्वायर माइनस हाफ m 3 का स्क्वायर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh। ठीक है, ठीक है, जब आप यहां से यहां लगाओगे तो यहां माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां माइनस आ जाएगा, माइनस mgh बराबर हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ m 3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर जी, m कैंसिल आउट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 2gh बराबर निकल के आ जाएगा v फाइनल का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2gh की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से हो गया 7 बचा, 16 में से हो गया 7 बचा, और यहाँ पे था एक माइनस, 3 तिया 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 9 9 7 9 इधर आ जाएगा, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, तो v फाइनल का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2, इसका मतलब v फाइनल आ गया तेरा √2। तो योर आंसर इज √2 से कम, थर्ड ऑप्शन 2 से कम होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है। ठीक है, ये बेसिकली सेंटर मास का सवाल नहीं है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बचा के रखे हुए थे। ठीक है, मैंने सोचा था इसको जब आप जो है ना काइनेमेटिक्स बायनेमेटिक्स भूलना स्टार्ट कर दोगे ना, तब काइनेमेटिक्स से कंसेप्ट पे सवाल दे दिया करूंगा। ठीक है, तो देख क्वेश्चन ये है, इसने बोला कि यहां इसको कितनी वेलोसिटी दे दें। ठीक है, यहां एक रिंग है, ये रहा रिंग, ठीक है, ये रिंग है, कह रहा भैया रिंग को कितनी वेलोसिटी दे दे, आप सवाल पढ़ सकते हो, मैं किनारे हो जाता हूं। उसने बोला क्या बोला है कि वेलोसिटी शुड बी इम्पार्ट टू द, टू गेट टू द वायर अगेन एट पॉइंट पी। यहां कितनी वेलोसिटी दे दें कि ये
यहां पहुंच जाए। √5 g r तो बोलना मत, ठीक है, कुछ भी बच्चे बुझाए, √5 g r, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कराना है ना सर, इसलिए √5 g r, ठीक है। अरे नहीं भाई, तो देखो उसने बोला कि कितनी वेलोसिटी दे दे कि यहां पहुंच जाए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, मैं यहां पे तरीका बता देता हूं, मैं ध्यान से देखना। बोले सर मान लो यहां आपने इसको वेलोसिटी दे दी vo, जब ये यहां पहुंचेगा तो उसके पास इधर वेलोसिटी होगी v, मान लो। मैंने कहा तो अगर b तक पहुंचाना है तो इसका मतलब ये ऐसे जाके ऐसे पहुंचाना है इसको, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब ये मत कहना सर √5 g r क्यों गलत है, अरे मेरे भाई √5 g r, हाँ ये तो मैंने बताना ही भूल गया भाई, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर √5 g r दे दो ना सीधा आंसर, वो तो ऑप्शन दिया नहीं है। अरे भाई √5 g r के केस में हमेशा टेंशन या नॉर्मल लग रहा होता था एक्सेप्ट हाईएस्ट पॉइंट, यहां पे ए के बाद चीजें गायब है, तो ये तो श्योर है बी तक पहुंचने के लिए इसको हवा में आना पड़ेगा, और जब ये हवा में आएगा तो नीचे की तब ग्रेविटी लग रही होगी, तब तेरा सर्कुलर मोशन नहीं रहेगा, तब तेरा सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब हो गया होगा, ठीक है, इसलिए √5 g r आंसर नहीं होगा। तो जब यहां से आप लेके आओगे तो जैसे ही आप इस जगह पहुंचोगे तो भाई साहब मुझे इसका मतलब यहां पर ऐसे इसकी वेलोसिटी होगी, तो ऐसे जाएगा और यहां जाके इसको गिराना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये अल्फा है, 90 है, तो 90 माइनस अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। मान लो इधर इसकी वेलोसिटी है v, तो क्या मैं इतना बोल दूं सीधा, क्या बोले सर यहां से लेके यहां तक, सर ये r है तो ये r साइन अल्फा, ये r, ये देखिए r है, ये r साइन अल्फा, ये r साइन अल्फा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2r साइन अल्फा, विच इज बेसिकली रेंज। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, जब ये इसको कॉन्टैक्ट को लूज करके हवा में आएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज हमको पता चल गई, बस यहीं से तेरा सवाल हो जाएगा, क्योंकि रेंज हमको मालूम है कितनी होती है। बोले सर रेंज हमको मालूम है 2r साइन अल्फा, हमको रेंज पता चल गई है, दैट इज इक्वल टू, सब b से फेंक के मारोगे तो रेंज का रेंज क्या होती थी, v² साइन 2 अल्फा बाई g, ये होती थी ना, शायद यही होती है, मैं तो फॉर्मूला भूल जाता हूं, ठीक है। अब v की वैल्यू आप यहां पे vo के टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, बोले सर यहां से यहां या तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे, यहां पे लिख दे ½ v0² बराबर ½ v² प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये r प्लस r cos थीटा mgh, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करना, मेरी बात सुन, इसको इधर लेके आ जाना, ठीक है, v² की वैल्यू यहां पुट कर देना, कुटर पुटर कर देना, तेरा आंसर आ जाएगा, प्यारा सा आंसर आएगा। चल फिर भी मैं कर देता हूं, देख 2 साइन अल्फा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, r इधर आ गया तो r g बराबर आ जाएगा v², 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा आ जाएगा v² कॉस अल्फा, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, देख m m m कैंसिल आउट हो गया, 2 2 2 यहां 2 आ जाएगा, तो v² बराबर आ जाएगा v0², ठीक है, -2gr 1 प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा तुझे, तो आर जी बराबर आ जाएगा, v² की वैल्यू कितनी है भाई साहब, v0², ठीक है, v0² टू -2gr 1 प्लस, यार ये खुद करना, यार ये खुद करना, मैंने रास्ता थमा दिया तुझे, ठीक है। उस प्रकार का यहां पे टर्म आएगा, पूरा जीआर से पीजिए मत सोचना, जीआर कैंसिल आउट, जीआर बचा रहेगा, क्योंकि b² की वैल्यू जब यहां पुट करोगे ना तो जीआर भी बचा रहेगा, फिर कॉस अल्फा भी बचा रहेगा, सब कुछ इसमें दे रखा है, कॉस अल्फा कॉस थीटा जो भी है, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ये मैं आपको हिंट देके निकल रहा हूं। इसने ऐसा बोला है कि यहां पर एक चेन है, ठीक है, ये रही चेन जो केवल इतनी सी है, और यहां से धक्का, यहां पे हल्का सा फोर्स लगा के छोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसने बोला है, क्या बोला है कि जब वर्क डन बाय ग्रेविटी बता दो, जब चेन लीव्स द वेज, भैया सीधी सी बात है, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg इंटू डेल्टा एच, खत्म कहानी। तो पहले आप निकालो कि अभी इस चेन का सेंट्रोमास कहां पर होगा, वो कहीं यहां पर होगा, ये एक मेंस लेवल का सवाल होगा कि इसका सेंट्रोमास कहां पर होगा, ठीक है। फिर आप निकालना कि सर जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाएगा ना, नीचे, ठीक, जब चेन बिल्कुल नीचे हो जाएगी तो चेन की लेंथ कितनी है, 2l है, ये l ये l है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60 60, ये लेंथ l है, तो ये भी l है, ये भी l है, तो इसका मतलब चेन का सेंट्रोमास कहीं यहां पर होगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये पता लगाना है कि इसका चेन का सेंट्रोमास कहां पर होगा। मान लो ये y डिस्टेंस दूरी पर है, तो आप लिख सकते हो चेन कितना नीचे आएगी, बोले सर mg y प्लस l नीचे आएगी, यही ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, ठीक है भैया, चलो एक मिनट रुक जरा, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी मजेदार,
क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट आपके ऐड हो गए। ठीक है, छोटा सवाल है लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट ऐड हो गए। कैसे? इसने बोला भैया एक आदमी है, ये 2m मास है, आदमी ने आगे दौड़ना स्टार्ट किया। ठीक है सर जी, आदमी ने आगे दौड़ना स्टार्ट किया। जब आदमी आगे दौड़ेगा तो प्लेटफॉर्म पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, इसने बोला जब आदमी यहां पहुंच गया, ठीक है भाई साहब, दौड़ना स्टार्ट किया, क्या था एक बार सवाल पढ़ लेता हूं। मैन ऑफ मास m इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप फ्लैट टॉप ऑफ ए कार्ट ऑफ मास 2m। ठीक है भाई साहब, द लेंथ एंड द हाइट ऑफ द कार्ट इज l and h respectively and it rests on the smooth horizontal ground. The man start running from and a speed up and jump out of the car b with a velocity u relative to the cart in horizontal direction. इसका मतलब पहले आदमी दौड़ के यहां पहुंचा और फिर यहां से इधर u विद रिस्पेक्ट टू कार से कूद गया। ठीक है सर जी, ओके आगे बढ़ते हैं। अब उसने क्या बोला, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन बाय द टाइम ही लैंड्स ऑन द ग्राउंड। कितना बढ़िया सवाल है, केवल एक लाइन में खत्म हो जाता है क्वेश्चन कि भैया देखो ये रहा प्लेटफॉर्म, ठीक है, यह h हाइट का प्लेटफॉर्म है तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आदमी था यहां पर, इसने इधर दौड़ना स्टार्ट किया, आदमी का मास था m, प्लेटफॉर्म का मास था 2m, यही है ना 2m। मैंने कहा ठीक है। अब आदमी आगे दौड़ रहा है, तो जब आदमी दूसरे कोने पे पहुंच गया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब तब तक ये पीछे कहीं यहां पहुंच गया होगा। ये ले, जब आदमी यहां पहुंचा होगा तब तक यहां पहुंच गया होगा। मैंने कहा ठीक है, तो कुछ तो आदमी ऑलरेडी चल चुका है अभी। तो ऐसे सवाल को कैसे क्या करते थे, मान लो प्लेटफॉर्म आगे x गया, तो आगे x गया तो हम क्या लिखा करते थे, 2m इंटू एक्स प्लस आदमी के लिए ml प्लस एक्स बराबर 0। तो x की वैल्यू आती थी जो काफी बच्चों को याद भी होती है, -l/3। इसका मतलब प्लेटफॉर्म पीछे l/3 जाएगा, तो आदमी आगे कितना चला गया होगा, 2l/3 मैन। आदमी आगे इनिशियल पॉइंट से ऑलरेडी 2l/3 आगे जा चुका है। ठीक है सर जी, नेक्स्ट। अब आदमी ने जंप कूदी मार दी भैया, तो मान लो आदमी ने कूदी मारी है u स्पीड के साथ, उसने ऐसा बोला है। ठीक, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इस मोमेंट पे मान लो वेज की वेलोसिटी आगे v डैश है, तो इसकी वेलोसिटी v डैश प्लस u हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार बेस्ट तो पीछे भाग रहा है, तुम आगे क्यों मान रहे हो? मैंने कहा भाई आगे मान ले, क्या फर्क पड़ रहा है, गलत मानने का तो फाइनल आंसर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर जी। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप सीधा बोलोगे कि सर m इंटू वी डैश प्लस u प्लस 2m इंटू वी डैश बराबर 0, तो v डैश बराबर आ जाएगा -u/3। ठीक, तो आदमी की वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे तो वेलोसिटी ऑफ मैन से मतलब है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, हवा में जब आएगा तो u जोड़ दो, मतलब 2u/3 हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी पहले तो जा चुका है 12/3, गलत सही हो सकता है। फिर उसके बाद आदमी कूदा है 2u/3 से। ठीक है सर जी, तो आदमी कितना आगे जाएगा, क्योंकि सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 2h/g का अंडर रूट, और आगे वेलोसिटी उसकी कितनी है, 2u/3। खत्म, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा उसका। चौथा ऑप्शन क्लियर है, आगे समझ में? चलो बैठे बैठ के ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रही है दोनों की दोनों। अबे ये भाई ये चलो रहने दो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे, बड़ा बढ़िया सवाल है। पत्थर को ऐसे फेंक के मारा है, ये सवाल मैं नहीं कर रहा, यहाँ के गिरेगा टप्पा खाएगा। ठीक है, जैसी सपोज जितनी वेलोसिटी के साथ ये इधर v0 से फेंका ना, इधर वेलोसिटी कितनी होगी, सब v0 cos अल्फा, ऊपर कितने से फेंका था, v0 sin अल्फा से, तो टप्पा खाने के बाद ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, e v0 sin अल्फा, और आगे कितनी हो जाएगी, v0 cos अल्फा। खुद कीजिएगा, इस सवाल में मेरे बताने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे सवाल हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा, बढ़िया तरीके से रीडिंग लो पहले इस सवाल की आप। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी है। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, जिनके हिंदी इंग्लिश कमजोर होती है, उनको बड़ा दिक्कत आता है सवाल पढ़ने में। सवाल केवल इतना सा है, तो ऐसे समझ कि एक सर्कस है, सर्कस में अगर आई होप आप गए हो, तो आदमी ने नीचे से जंप मारा ऊपर की तरफ। ठीक है भाई, ऊपर की तरफ जंप मारा, v0 वेलोसिटी के साथ जंप मारा। ठीक है सर जी, v0 वेलोसिटी के साथ जंप मारा। जब आदमी h हाइट ऊपर पहुंचा होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, सर उसकी वेलोसिटी v डैश हो गई होगी v0 स्क्वायर माइनस 2gh, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, तब उसने एक बंदर को कैच कर लिया। इट इज सिंपल लाइक कि एक पार्टिकल ऊपर की तरफ फेंक के मारा और किसी
ऊपर से एक पार्टिकल ड्रॉप कर दिया और दोनों पार्टिकल रास्ते में कहीं चिपक गए और फिर दोनों मूव किए, ठीक है, उसी प्रकार का सवाल है, बस उससे आसान है। बस इसमें क्या है, आदमी ने जंप मारा, ठीक है, जैसे ही जंप h हाइट ऊपर गया तब उसने एक बंदर को पकड़ लिया, ठीक, वो बंदर कहां पे था, सपोज इस जगह पर है, बंदर रेस्ट पर है, ठीक है भाई साहब। तो जैसे ही मान के चलो आदमी का मास m1 है, जैसे ही आदमी ने बंदर को पकड़ा तो अब टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 हो गया। अब इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक, तो मान लो इनकी वेलोसिटी अब हो चुकी है सपोज v2 हो चुकी है, तो v2 में लिख सकता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन से कि सर m1 v1, ठीक है, बराबर m2 v2, बंदर रेस्ट पे था, ठीक, इसको मैंने कह दिया v2, तो ये हमारा v2 निकल के आ जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v0 स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट, बस ये हमारा v2 आ गया जब आदमी ने बंदर को पकड़ लिया। अब दोनों ऊपर जाएंगे, ठीक, तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पेयर, पेयर की मैक्सिमम हाइट। तो ध्यान से देखना वो जमीन से पूछ रहा है या कहां से पूछ रहा है, उसने बोला फ्रॉम द ब्रांच, ब्रांच का मतलब बोले सर जहां पर जो है मंकी ब्रांच से लटका हुआ था, इसका मतलब वो इस जगह से जानना चाह रहा है कि इस जगह से बता दो ऊपर एच मैक्स कितना जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सब v2 स्क्वायर बाई 2g, खत्म हो गया, ठीक है, तो बस इतना हो गया सवाल में, यही है। तो सेंट्रोमास के बारे में अगर अपन देखें तो पहले क्या हो रहा होगा, बंदर का सेंट्रोमास रेस्ट पे था, आदमी का सेंट्रोमास ऊपर की तरफ जा रहा है, बंदर ने आदमी को कैच कर लिया, ठीक है, अब सेंट्रोमास दोनों का ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर आप एक्सलेशन के साथ खेलना चाहते हो तो आदमी का एक्सलेशन नीचे की तरफ है, बंदर का एक्सलेशन 0 है, जब आदमी ने बंदर को कैच कर लिया तो दोनों बंदों का एक्सलेशन नीचे की तरफ होगा, g होगा, ठीक है। इसके बाद सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला पार्ट, नेक्स्ट वेरिएबल मास सिस्टम का बड़ा अच्छा सवाल है, मैं किनारे हो रहा हूं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ऐसे बोला कि भाई साहब यहां से रेता भरा जा रहा है इसमें, ऐसे धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, ठीक, और डीएम बाई dt का रेट भी दे दिया रेता भरने का, और उसने ऐसा बोला है कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ तुम्हारी ट्रॉली जा रही, अपने आप तो जाएगी नहीं यार, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहां से उसने बोला है कि एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा रखा है, ठीक, तो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है और ऊपर से रेता भर रहे हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। तो अब क्या मैं ऐसा बोलूं यार, एक बात बताओ, सीधी सी बात ये है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, मान ले, ध्यान से समझ, ठीक, तो क्या मैं ऐसा बोलूं क्या कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाने का मतलब होगा इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जाना मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाना, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया होगा नेट इफेक्टिवली। तो मुद्दे की बात यह है सवाल में, आप ध्यान से देखो सवाल, इसको एक बार पढ़ लो। इसने ऐसा बोला, सैंड फ्रॉम ए स्टेशनरी हुपर फॉल ऑन ए मूविंग कन्वेयर बेल्ट एट ए रेट ऑफ 5 किलोग्राम, इसका डीएम बाई टी दे रखा है शोन इन द डायग्राम। कन्वेयर बेल्ट इज सपोर्टेड बाय ए फ्रिक्शनलेस फ्लो, मूव्स एट द कांस्टेंट स्पीड इतना अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स सप्लाई बाय द मोटर दैट ड्राइव द बेल्ट, ठीक है भाई साहब, ओके। अब उसने क्या क्या चीजें पूछी है जरा देखो, उसने पूछा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बता दो कितना होगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय बेल्ट ऑन द सैंड, अच्छा बेल्ट के द्वारा सैंड पे लगाया गया कितना होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है सर जी, ओके। उसने एक्सटर्नल फोर्स पूछ लिया, वर्क डन बाय सारी चीजें पूछ ली। तो ध्यान से देखो सवाल में, ठीक है, तो ध्यान से देखो सवाल में, यहां पे बेसिकली दो पार्ट में टूटा हुआ है सवाल। एक तो है ये, ठीक है, जहां पे आप जो है बेसिकली जो बेल्ट है, ठीक है, और एक है नीचे वाला ये जहां पे सैंड जा रहा है, और एक है नीचे वाली ट्रॉली, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को सिस्टम मान लूं, दोनों को, तो भाई साहब लगातार आप यहां पे जो है दोनों को, मैंने इन दोनों को सिस्टम मान लिया, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन हुआ, जो कि दे रखा है फ्रिक्शन है, ऑप्शन से पता चल गया मुझे यहां पर फ्रिक्शन है, तो अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूं तो वेरिएबल मास सिस्टम का सवाल हो गया, जिसमें लगातार आप मास जो है ऐड करते चले जा रहे हो। दैट मींस जिस मास को आप ऐड कर रहे हो वो तो शुरू में रेस्ट पे था और ट्रॉली में जाने के बाद वो मूव कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं वेरिएबल मास सिस्टम के कंसेप्ट से, तो सर कितना थ्रस्ट फोर्स लगा होगा, बोले डीएम बाई dt इंटू बी रिलेटिव। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और अगर आप चाहते हो कि ये पूरे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे तो इतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ा होगा, तभी नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब जरा चेक करो, बी रिलेटिव कितना दे रखा है 0.75, डीएम बाई dt मेरे भाई कितना दे रखा है 5, दैट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा सर, एफ एक्सटर्नल हो जाएगा 5 पंजे 25, 7 पंजे 35, 37, 3.75, ठीक है सर जी। इतना एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं केवल इतने की एफबीडी बनाऊं, इतने की, तो ये भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, बोले हाँ सर ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, जाहिर सी बात है, ठीक। तो इस पे भी मास तो बेसिकली इसकी एफबीडी बनाओगे तो इस पे भी तो गिर रहा है एक तरह से, ठीक है, जो रेता गिर रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसको जो डीएम बाई dt इंटू बी रिलेटिव वाला वेरिएबल फोर्स वाला जो अब थ्रस्ट फोर्स आया होगा उसको किसने कैंसिल आउट किया होगा, बोले सर उसको कैंसिल आउट किया होगा सर फ्रिक्शन ने,
ठीक ठीक है, पहले मैंने पूरे सिस्टम के लिए लगाया, अब मैं केवल इसके लिए कह रहा हूं। तो इस पे आगे की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, तो इस पे नीचे वाले पे किधर लग रहा होगा, ये जो पूरी की पूरी ट्रॉली है इस पे किधर लग रहा होगा, बोले सर इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, और इस पे आगे लग रहा है एफ एक्सटर्नल। ये कहानी हो गई, क्लियर है? ठीक है भाई साहब। क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं नीचे वाली ट्रॉली के बारे में बात करूंगा तो इस पे तो बस यही दो फोर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब यहां से निकल कर आया कि सर इसके लिए, क्योंकि ये भी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो एफ एक्सटर्नल बराबर हो गया इतना, और यही हो जाएगा आपका फ्रिक्शन के बराबर। अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। इसने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, मैंने कहा इतना ही होगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, बोले वो भी इतना होगा। वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में एफ एक्सटर्नल ने कितना काम किया है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि आप एक्सटर्नल की वैल्यू हमको पता चल गई है, कांस्टेंट है 3.75, हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। सर इतने 0.75 से अगर आप मूव करोगे तो 1 सेकंड में कितना जाओगे, बोले सर इतना जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो आंसर आना होगा आ जाएगा 2.81। शायद ये मैच, शायद नहीं, ये मैच कर जाता है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एक्वायर बाय द फॉलिंग सैंड, अब देख पूछा ना, जो रेत गिर रही है, पहले वो रेस्ट पे थी, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी आ गई है इन ईच सेकंड ड्यू टू द चेंज इन हॉरिजॉन्टल मोशन। अब इसने पूछ लिया, मैंने भैया रेते के लिए बता दो 1 सेकंड में कितनी काइनेटिक एनर्जी को एक्वायर कर रही है। ठीक, तो 1 सेकंड में काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करने का मतलब क्या हो गया, बेसिक डेफिनेशन याद करो सर, पर सेकंड काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ रही है, इसका मतलब वो डीके बाई डीटी पूछ रहा है। मतलब मैं आपसे बोलूं कि सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बोले सर हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो वो आपसे जानना चाह रहा है डीके बाई डीटी, ये हो जाएगा हाफ डीएम बाई डीटी इंटू वी स्क्वायर, क्योंकि स्पीड तो कॉन्स्टेंट है, तो योर आंसर विल बी हाफ डीएम बाई डीटी कितना है 5, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोले 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 45/32, 45/32 1.4 के आसपास आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस पे डिस्कशन जो है ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ये आपको खुद करना है सवाल को। इन्होंने ऐसा पूछा है कि, क्या पूछा है, ए बॉल ड्रॉप एज शोन इन द डायग्राम, इंक्लाइन प्लेन स्मूथ बॉल मेक्स अ परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन बोथ द प्लेन। मतलब आप क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यहां से एक प्लेन है इस प्रकार का, ठीक है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया और ये हाई टच है, तो जब बॉल को ड्रॉप किया होगा, ये हाई टच है, तो यहां इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। ठीक, अब यहां परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इसमें आपको क्या करना है, बोले सर यहां पे ये तो हो जाएगा नॉर्मल, मैंने कहा ठीक है, तो अगर सपोज V से बंदा नीचे आया है, तो अब आप देखो ये V वाली वेलोसिटी नीचे हो जाएगी, तो आप देखो ये वाले एंगल्स कितने दे रखे हैं, एंगल कितने दे रखे हैं 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो ये कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब जब ये नीचे V से टकराया तो इधर वेलोसिटी होगी V cos 30, इधर होगी V sin 30, तो टक्कर के बाद क्या होगा, बोले सर टक्कर के बाद ये होगा, इधर B cos 30 से टकराया तो इधर EV cos 30 से उठता, और E की वैल्यू उसने 0 दे दी। दैट मींस ये बॉल जब यहां पे गिरेगी तो इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन अलोंग द इंक्लाइन वाली वेलोसिटी सेम रहेगी। दैट मींस V इधर था V cos 30, V sin 30, तो V sin 30 के साथ ये इधर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देख कुछ कहानी ऐसे होगी, इसका मोशन कुछ ऐसा होगा कि आपने यहां से बॉल को छोड़ा है, ये नीचे आया, टपाक से हुआ, तो वेलोसिटी इसकी नीचे थी, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन का कंपोनेंट सेम रहेगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा क्योंकि की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब नीचे आके अब वो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, फिर से यहां पे कोलिजन होगा। अरे बात समझ, फिर से इस जगह पे कोलिजन होगा। इसके लिए आप इसको एक तरीके से इंक्लाइन प्लेन मान सकते हैं। ठीक है, ये एंगल 90 नहीं है, ये 30 दे रखा है, तो ये वाला एंगल कुछ कितना है, ये वाला एंगल कुछ और है, ये 30 है, तो ये एंगल 120 है, जहां तक मेरे को लग रहा है, हाँ 120 है। तो इसका मतलब आप समझो सेकंड कोलिजन की कहानी कुछ ऐसी होगी, इस प्रकार की होगी कि ये तो एंगल है 30 डिग्री और बॉल आई है बिल्कुल इधर से 30 डिग्री पर। ठीक, तो दैट मींस इस पे अगर 90 डिग्री वाला लाइन ये है, ठीक है, इस पे अगर 90 डिग्री वाली लाइन ये है, तो बॉल तुम्हारी ऐसे आके टकराई रही है, ऐसे है। ठीक, तो ये कितना होगा, बोले सर 120 है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं इसको दूसरे लाइन को एक इंक्लाइन प्लेन मान लूं, ठीक, तो ये हो जाएगा इधर नॉर्मल, तो बॉल इधर आके ऐसे टकरा रही है, और जब बॉल इधर आके ऐसे टकरा रही है तो इसके फिर दो कंपोनेंट करोगे, अलोंग द परपेंडिकुलर इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन, तो अब फिर से E बराबर 0 हुआ। तो इसका मतलब सपोज इधर इसकी जो वेलोसिटी थी, मान के चलो V1 थी, ये वाली V1 बराबर V sin 30, तो V1 से जब इधर टकराएगा तो इधर वाली वेलोसिटी गायब हो जाएगी, इसका मतलब अब केवल उधर वाली वेलोसिटी बचेगी। तो अब ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, कितने से, V1 sin 30 से। क्यों सर, इधर V1 था तो V1 cos 30 और इस तरफ V1 sin 30,
ठीक, तो अब ये v1 sin 30 बची रहेगी और v1 cos 30 गायब हो जाएगी क्योंकि e की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहां कितनी थी √2gh। अब इसके बाद आई होप आप खेल जाओगे। यहां कितनी थी √2gh। ठीक है, अच्छा अगर ये वाली हाइट h दे रखी है तो यहां से जब ये टकराएगा वो वेलोसिटी भी आपको निकालनी पड़ेगी, इसका भी ध्यान रखना क्योंकि ग्रेविटी है। ये हाइट कितनी दे रखी है h। ठीक, और अगर ये हाइट भी h दे रखी है, क्योंकि यहां थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है ये हाइट भी h ही होगी, ये हाइट भी h ही होगी शायद। ठीक है, ठीक है, हो आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट वर्जन गया, ये पीपीटी वर्जन है। तो इसका मतलब जब ये यहां टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी सर √2gh इंटू साइन 30। इतनी वेलोसिटी के साथ अब ये यहां से इधर चलना स्टार्ट करेगा और जब ये यहां पहुंचेगा, इस जगह पे टकराएगा, तब mgh वाली का इंटीग्रेशन जो ऐड हो जाएगी वर्क नहीं थ्योरम से। ठीक है, अब ये जब ये टकराएगा, जिस वेलोसिटी के साथ टकराएगा उसका केवल साइन 30 वाले कंपोनेंट से वो उस तरफ जाएगी। तो काफी मजेदार सवाल है। ठीक है, ये उसी का एडवांस वर्जन है जो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले इस प्रकार से मिलता जुलता सवाल किया था। ठीक है, अब उसके बाद जो है आप कैलकुलेशन कीजिएगा भैया। मैक्सिमम हाइट जो पूछी है उसने कितनी है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेकंड प्लेन, एक सही है तो दूसरा गलत हो जाएगा। टोटल इंपल्स ऑन द बॉल स्टार्ट टू द मैक्सिमम हाइट ऑन द सेकंड प्लेन इज 0। इंपल्स आप जानते हो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंपल्स ऑन द बॉल फ्रॉम स्टार्ट टू मैक्सिमम हाइट ऑन सेकंड प्लेन, ये तो वैसे ही 0 हो जाना है। क्यों भैया, रेस्ट से रेस्ट पे जाएगी बॉल, यहां से रेस्ट पे थी, फाइनल रेस्ट पे पहुंच गई, तो रेस्ट टू रेस्ट पे जाएगी, तो भैया इनिशियल मोमेंटम भी 0, फाइनल मोमेंटम भी 0, तो चेंज इन मोमेंटम तो 0 हो ही जाएगा, तो नेट इंपल्स तो 0 हो ही जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल फ्रॉम स्टार्ट टू द मैक्सिमम हाइट। इस ऐसा सवाल आए तो छोड़ देना भैया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे, पहले तो ये वाली डिस्टेंस लिखोगे, फिर ये वाली डिस्टेंस लिखोगे, फिर वो उधर वाली डिस्टेंस लिखोगे। ठीक है, तो लेंथी है सवाल, ये लेंथी है, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अगर उसके बाद भी आपका आंसर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उसको फिर डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है, मैं पीछे हट रहा हूं, इसको एक बार पढ़ लो जरा। देखो क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि यहां एक कैरम है, कैरम फ्री है, फ्री टू मूव है, और यहां से एक बॉल को इधर फेंक के मारी √2 वेलोसिटी के साथ। √2 है ना, √2 v है शायद, हाँ v√2 से। तो यहां v√2 से एक बॉल फेंक के मारी, जाएगी 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 जाएगी, शायद वो बिल्कुल मिडिल पे फेंक के मारी हम लोगों ने, ए पॉइंट पर। ठीक है, अब t बराबर 0 पर सपोज कोलिजन हुआ है। इन्होंने बोला भाई इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, दोनों का मास सेम है। ठीक है, तो प्लीज यहां पे वो खुराफाती काम मत कर देना कि बॉल जिस एंगल पे टकराई है उसी एंगल पे चली जाएगी। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन दे रखे हैं तो ये मत कर देना, क्योंकि यहां पर ये जो फ्रेम है, फ्रेम का मास भी m दे रखा है और फ्रेम फ्री टू मूव है। तो क्वेश्चन ही है आपका, तो यहां से जाएगा बॉल यहां पे टकराएगी, तो जब बॉल टकराने वाली होगी तो क्या मैं ऐसा बोलूं उसकी इधर वेलोसिटी हो जाएगी v और इधर वेलोसिटी हो जाएगी v, क्योंकि परफेक्टली स्क्वायर है, इसकी लेंथ है 2a, ये 2a लेंथ है, परफेक्टली स्क्वायर है, और ये एंगल 45 डिग्री है। ये उसने दे रखा है, कहीं ना कहीं जो है दे रखा है उसने, यहां पर 45 डिग्री v√2 के साथ जा रही है। ठीक, ठीक है सर। तो जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये तो मैंने लिखा पहले का, टकराने के जस्ट बाद का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आप ये बताओ कि जैसी ये टकराएगी तो नॉर्मल तो इस तरफ है और दोनों का मास सेम है, तो दोनों का मास सेम है, तो इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन है, वो अपनी वाली वेलोसिटी उसको दे देगा, उसकी वाली वेलोसिटी अपने पास रख लेगा। इसका मतलब टकराने के बाद ये वेज मूव करना शुरू कर देगा इधर v वेलोसिटी के साथ, लेकिन इधर वाली वेलोसिटी बॉल की वो तो सेम रहेगी। वो सेम क्यों रहेगी, वो सेम सर इसलिए रहेगी क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब इस दिशा में तो कोई फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब अब बॉल इधर भी से जाएगी। तो अगला कोलिजन कब होगा, बोले सर अगर ये हमारा पहला कोलिजन हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी है, मैंने कहा भैया ये डिस्टेंस है a, तो नेक्स्ट कोलिजन कब होगा, जब ये बॉल यहां जाकर टकरा जाएगी। ऑल्दो ये यहां नहीं टकराएगी, ये बिल्कुल मिडिल पे टकराएगी। क्यों मिडिल पे टकराएगी, क्योंकि पूरा बैच भी ऊपर जा रहा है। ऊपर का मतलब ग्रेविटी भी ऊपर नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है सब कुछ ये। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये नहीं कि ग्रेविटी लगा दे। ठीक, तो हो क्या रहा है, बोले सर ये ऊपर b से जा रहा है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और ये आगे इससे जा रही है। जब x के बारे में बात करो तो भाई को भूल जाओ, तो x में उसको कितना चलना है, a चलना है, कितनी स्पीड के साथ b, तो a/b टाइम के बाद वो इस दीवार से टकराएगी। लेकिन उस a/b टाइम में ये पूरा सिस्टम भी तो ऊपर जाएगा b स्पीड के साथ, तो ये कहीं d पे जाके यहां पे टकराएगी। d पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी पे जाके यहां पे टकराएगी। तो जब ये टकराएगी तो अब जरा उसका टकरा टकरी देखते हैं क्या होगा। जैसे ही ये टकराने वाली होगी, जस्ट बिफोर टकराना, तो देखो बॉल के पास तो आ गई होगी इस तरफ वेलोसिटी टकराने से पहले यहां पर। ठीक है, ठीक है सर। अब नॉर्मल इस तरफ है, मास सेम है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो जैसे ही कोलिजन होगा, नेक्स्ट कोलिजन होगा,
जैसे ही नेक्स्ट कोलिजन होगा तब आप बोलोगे कि सर देखो ये बॉल तो आ जाएगी रेस्ट पर और अपनी वेलोसिटी दे देगी इसको, तो ये मूव करेगा इधर v से, तो बॉल रेस्ट पे आ गई, ये इधर v से मूव कर रहा है। ठीक, अब क्या होगा, अब जैसे ही आगे जा रहा होगा, ठीक है, ये ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, फिर से कोलिजन होगा। अब फिर से कोलिजन कहां पर होगा, इसकी फील लेनी है, तो आप एक काम करो, बेंच पे जाके बैठ जाओ। बेंच पे जाके बैठ के देखो कि बॉल की वेलोसिटी किधर दिखाई दे रही है। ठीक, तो अगर मैं इस केस में वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ बॉल 0 है, फ्रेम की वेलोसिटी क्या है, बी आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेम के ऊपर अगर मैं यहां पे जाके बैठ जाऊं, मैं फ्रेम के ऊपर जाके बैठ गया, ठीक है, तो मुझे दिखेगा बॉल की वेलोसिटी इस तरफ भी है और जो है नीचे बीजे का नीचे की तरफ भी है। ठीक, तो बॉल क्या होगा, बोले सर ये 45 डिग्री पर आएगी, ये ऐसे 45 डिग्री पर आएगी, इस प्रकार से ऐसे यहां पे टकराएगी इस प्रकार से। ठीक, ये बिल्कुल मिडिल पे है, बिल्कुल जाएगी, फिर यहां पे टकराएगी, और इस प्रकार के मल्टीपल कोलिजन लगातार होते रहेंगे। कभी बॉल रेस्ट पर आएगी, कभी आपका जो है प्लेटफॉर्म रेस्ट पर आएगा। ठीक है, तो अब एक एक करके एक ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, नेक्स्ट कोलिजन विल टेक प्लेस टी बराबर ए बाई बी। यस, ये हमने देख लिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेम व्हेन टी बराबर 3a/2b। तो आपको ये समय पे लोकेशन निकालनी पड़ेगी, 3a/2b पे क्या हो रहा होगा, तब उस टाइम पे आपको काइनेटिक एनर्जी यहां पर समझ में आएगी। तो पहले देखो ये अगर t बराबर 0 है तो ये कौन सा टाइम है, ये t बराबर a/b है। ठीक है, हमको कौन सा टाइम चाहिए, हमको चाहिए 1.5 a/b। ठीक, तो इसका मतलब अगला कोलिजन कब हुआ है, हमारा अगला कोलिजन हुआ है इस जगह पे, इस जगह पे कोलिजन हुआ है। तो यहां हमको देखना पड़ेगा कि यहां से लेके यहां तक में कितना समय लगा बॉल को। ठीक है, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहां पर, ठीक है, अगर x के बारे में बात करो तो y को भूल जाओ, ये डिस्टेंस a है, यहां पहला, एक मिनट, ये t बराबर 0 पे पहला कोलिजन हुआ, और ये जो टाइम था दूसरा कोलिजन का, ये टाइम है तुम्हारा a/b, सॉरी ये टाइम a/b है। ठीक है, ये t बराबर 0 का बिफोर कोलिजन का टाइम है। ठीक है, ये आफ्टर फर्स्ट कोलिजन है। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन है, ये आपका सेकंड कोलिजन है। ठीक है, सेकंड कोलिजन का बिफोर का टाइम है, बिफोर। ठीक है, और ये जो मैंने बताया है ये सेकंड कोलिजन का आफ्टर टाइम है, जस्ट आफ्टर। इसका मतलब ये जो टाइम है ना, ये a/b है, t बराबर ये a/b है, क्योंकि पहला कोलिजन तो ही हो गया ना, पहला कोलिजन ही हो गया, दूसरा कोलिजन जब हुआ a/b टाइम का, तो ये a/b टाइम है, तो इसके आगे और जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसके आगे और जाइएगा और जाकर देखिएगा कि भाई साहब ये बी ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। आंसर इसका दे रखा है शायद, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सब लोग सॉल्व करेंगे और मैं थोड़ा यहां समय बचाता हूं, और जो है नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। उसका अगला ऑप्शन क्या है, आफ्टर द कोलिजन एट बी, ठीक है, नेक्स्ट कोलिजन टेक प्लेस एट वॉल डी। ना भैया, डी पे नहीं हुआ, सी पे हुआ है। कितना समझ रही है, एडवांस के क्वेश्चन है एक्चुअली, छोटी सी गलती ऐसी फील आती है कि डी से टकराएगा। ठीक है, एक गलती फटाक से -2। नेक्स्ट, पार्टिकल एंड फ्रेम कम्स टू एट रेस्ट रेगुलेंट। हाँ हाँ भाई, ये तो हमको दिख गया है कि एक एक करके दोनों रेस्ट पे आते जाएंगे। ठीक है, तो मैं सेकंड पार्ट वाला आपके हवाले छोड़ रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, चलो ये प्लीज जरूर बताना सॉल्व करके, मैं तुम्हारे वाले छोड़ रहा हूं कि तुम्हारा आंसर सेकंड वाला आया या नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो अब इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी कई बार कर चुके हैं। पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, ये यहाँ पे रेस्ट पर है, तो जैसे ही ये इससे टकराएगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व होगा। स्प्रिंग फोर्स है, आप उसको जो है नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो टक्कर खाने के बाद यही सवाल है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ वाइब्रेटिंग मॉड्यूल एट द 2 पॉइंट ऑफ मास एम कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। इनिशियली मॉलिक्यूल इज नॉट वाइब्रेटिंग व्हेन द कोलाइड इलास्टिकली विद द सिंगल एटम मास एम शोन द डायग्राम। ठीक है भाई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो जैसे ही इससे टकराएगा, ये बी नोट से जा रहा है, ये भी बी नोट से जा रहा है, तो इसका मतलब ये टक्कर के बाद क्या होगा, ये इधर बी नोट से भाग जाएगा, ये तुम्हारा रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक है, और ये भाई साहब इधर बी नोट से जा रहे होंगे। सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, स्प्रिंग है, नॉन इंपल्सिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर टक्कर के पहले टक्कर के बाद आप वो करते हो तो। अब एक बार चेक कर सकते हो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंट्रोम मास ऑफ द सिस्टम, सेंट्रोम मास की वेलोसिटी कितनी होगी सर, m1v1 ये रेस्ट पर है, प्लस m2v2 प्लस m3v3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, 2v/3 करेक्ट। मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। अब इसके बाद आप मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग लगा सकते हो, ये क्लास के क्वेश्चन है।
आप चाहो तो सेंट थॉमस फ्रेम में जाके लिख लो, ठीक है। सेंट थॉमस फ्रेम में याद करो कैसे क्या करते हैं। सब मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन कब आता है, जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, और जब दोनों बंदों की वेलोसिटी सेम हो जाती है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इन दैट केस आपको याद होगा वर्कनई थ्योरम से आप लिख सकते हैं माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर एक्स फाइनल का स्क्वायर बेसिकली माइनस एक्स इनिशियल का स्क्वायर बराबर हाफ म्यू, दोनों का मास सेम है तो म्यू की वैल्यू m/2 हो जाएगी, v रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस v रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने वो लगा दिया है, क्या लगा दिया भाई साहब, ये मैंने सेंट थॉमस फ्रेम में इसको मैंने वो लगा दिया है, सेंट थॉमस फ्रेम में। सही जा रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं भाई साहब। एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर ये बी नोट से जाएगा, कोलिजन होगा, अपनी वेलोसिटी दे देगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी बी नोट, ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो हाफ म्यू बी रिलेटिव फाइनल का स्क्वायर माइनस बी रिलेटिव इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है, यही जा रहा है। और मास कितना है भाई साहब, चलो अब इसके बाद मुझे यहां से निकालना है ये कितना आ रहा है, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर जो कि आ जाएगा 1/4 mv नॉट स्क्वायर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी सही आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सेंट थॉमस ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर द कोलिजन भी, अरे वेलोसिटी ऑफ सेंट थॉमस, अच्छा मॉलिक्यूल, सॉरी सेंट थॉमस ऑफ द मॉलिक्यूल, इसका मतलब मॉलिक्यूल ये बी नॉट है, ये रेस्ट है तो बी नॉट बाई 2 से सेंट थॉमस जा रहा होगा। मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आफ्टर द कोलिजन इज mv नॉट। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास कितना है 2m और सेंट थॉमस की वेलोसिटी कितनी है v नॉट बाई 2, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। और यही सवाल तो एडवांस ने पूछा था 2024 में, इसी प्रकार का तो क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें 2 मास रेस्ट पे थे, इसको भगा के टकरा दिया था, इसमें इसको मूव करा दिया है, दोनों प्रैक्टिस होगी हमारी एक तरह से, है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, इसको यहां से छोड़ दिया है, इसको यहां से छोड़ दिया है, और ये कटोरा फिक्स है, ठीक है। अब इसने बोला है कि दोनों की मैक्सिमम हाइट बता दो। सवाल इस कैलकुलेटिव है, आप चाहो तो हिट एंड टेल से कर सकते हो। m1 बराबर m2 पूर्ण मत करना, आप मान लेना इसका मास m है और इसका मास 2m है। जब ये नीचे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी आपको पता होगी, जब ये नीचे पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी भी आपको पता होगी, ठीक है। 2 मास आगे हैं m 2m, ठीक है। इसकी वेलोसिटी पता, इसकी वेलोसिटी पता है, आप चुपचाप वहां पे जाके जो है मोमेंटम कंजर्वेशन ई की डेफिनेशन लगा के दोनों की वेलोसिटी निकाल लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कितना ऊपर जाएगा। दिस इज योर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस एंड दिस इज योर होमवर्क, इसमें कुछ बताने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पार्ट उसी प्रकार का ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार और मैं डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है, एक बार और डिस्कस करूंगा क्योंकि जे एडवांस 2024 में भी आया था ये सवाल, ठीक है। और एक बार और अच्छे तरीके से उसमें सारी चीजें मैं डिस्कस कर लूंगा कि भाई किसकी वेलोसिटी किसके बाद कितनी होगी, किस बंदे की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, कब होगी, ये सब डिस्कस कर लूंगा एक बार में, ठीक है। मैं इसका फोटो ले लेता हूँ, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके आइएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है वेरिएबल मास सिस्टम का, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि यहां से फव्वारा निकल रहा है, ठीक है, और ऊपर एक प्लेट है, ठीक है। उसने ऐसा बोला यहां पर ए जेट शूट ए स्ट्रीम ऑफ वाटर वर्टिकली बट द वाटर लीव्स द जेट विद द वेलोसिटी ऑफ v0 एंड द मास रेट r किलोग्राम पर केजी, मतलब dm/dt उसने दे दिया है r है और जो वेलोसिटी है जेट वेलोसिटी वो दे रखी है v0 है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम देखा होगा ना जैसे कि हवा से फील ले सकते हो, बहुत सारी हवा ऊपर हवा छोड़, मैं ऊपर से ना वो मारूं फवारा, बहुत सारी मास जा रहा है ऊपर की तरफ, इससे टकरा रहा है और टकरा रहा है वो इक्विलिब्रियम पर है। ऐसा सवाल एडवांस पूछ चुका है एक बार, बहुत पहले 20 साल पहले उसने पूछा था, 15-20 साल पहले पूछ चुका है वो सवाल, ठीक है। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपका ये है। अब उसने क्या बोला है, हॉरिजॉन्टल बोर्ड विद द मास एंड फेस द वाटर स्ट्रीम एज शोन, द वाटर जेट स्ट्राइक द बोर्ड नॉर्मली एंड बाउंस ऑफ साइडवेज, मतलब इधर उधर चला गया, ठीक है। एज्यूम द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रीम डज नॉट चेंज एज इट गोस अप, ठीक है भाई साहब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसने क्या क्या पूछ लिया, पहला पार्ट उन्होंने बोला व्हेन बोर्ड इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द जेड एंड देन रिलीज स्टे इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। अगर बोर्ड इक्विलिब्रियम पर है तो mg बराबर हो जाएगा थ्रस्ट फोर्स अप्लाई बाय द वाटर, जो कि कितना होगा dm/dt इंटू वी रिलेटिव, ठीक है, यही है यहां पर इंटू वी रिलेटिव। और वैल्यू पुट कर लेते हैं, mg बराबर dm/dt उन्होंने दे रखा है r है, अब वी रिलेटिव की वैल्यू क्या है v0 है, तो क्या पूछा है m की वैल्यू हो जाएगी r v0 बाई g, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है इफ वी ब्रेक द बोर्ड इनटू द हाफ, ठीक है, such that its mass is m/2, ठीक है, how high from the jet should board be placed so that remains in equilibrium। भैया सीधी सी बात है, ये सवाल था, मैंने कहा हाँ। इस सवाल में हुआ क्या, इस सवाल में यह था कि पहले जो मास आ रहा था, ठीक है, और उसने बैलेंस कर रखा था बोर्ड को। अब बोर्ड तो का बेसिकली तुमने आधा बोर्ड ले लिया, आधा मास कर दिया, तो जाहिर सी बात है अगर आपने मास आधा कर दिया है, ठीक है, तो अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा क्योंकि अब जो थ्रस्ट फोर्स से ज्यादा है, तो इसका मतलब उसको कितना ऊपर रखें। तो भैया मान ले भैया यहां से सपोज जब पहले वेलोसिटी थी v0, तो मान के चलो तुमने यहां पे रख दिया है h हाइट ऊपर, इक्विलिब्रियम पोजीशन है सपोज,
तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बोले सर अब लग रहा होगा नीचे की तरफ mg। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इनटू सर यहां आ जाएगा सर एफ थ्रस्ट फोर्स। एफ थ्रस्ट कितना होगा, सब बी रिलेटिव, मान के चलो ये जो जेट है वो बी डैश के साथ इसे टकरा रहा है, इनटू डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी कितना है, आर है। अब मुझे बी डैश चाहिए, तो यहां से निकली है तुम्हारी क्या, जेट, वी नॉट वेलोसिटी के साथ निकली है। और अगर वी नॉट से निकली है तो बी डैश मैं यहां पे डायरेक्टली लिख सकता हूं, यहां पर बी डैश की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट बी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। सिंपल, ग्रेविटी का इफेक्ट है, ठीक, ये चीज है यहां पर, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब आई थिंक सवाल आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्या पूछा इसने, क्या पूछा इसने, एच पूछ लिया ना, ओहो हो, तो मुझे एक एक करके सारे ऑप्शन पलटने पड़ेंगे। इसका मतलब पहले एम की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। एम कितना है, आर बी नॉट बाई जी, ठीक है, एम कितना है, आर बी नॉट बाई जी 2 इंटू जी बराबर आर बी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh का अंडर रूट, ठीक है। जी कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, स्क्वायर कर दो, बी नॉट स्क्वायर बाई 4 बराबर बी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। 2gh बराबर 3 बी नॉट स्क्वायर बाई 4, 3 बी नॉट स्क्वायर बराबर 2gh, तो 8 बाई 3, h बराबर 3 बी नॉट स्क्वायर बाई 8 जी, चौथा ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इसी तर्ज पर है, वही सेम सवाल है, आप खुद से कीजिएगा, पैराग्राफ है, ठीक है। ये इससे आगे टकराएगा, अगर ये बी वेलोसिटी के साथ टकराएगा, मान के चलो सपोज इनका मास सेम है, तो इसका मतलब आप जब ये टकराएगा तो इन दोनों को सिस्टम मान के मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, स्प्रिंग नल्ला फोर्स है, नेग्लेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, फिर ये इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ जाएगी, दैट मींस फिर ये जो है इस प्रकार से क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा और आगे मूव करेगा, मूव करे, डेफिनेटली मूव करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इतने को सिस्टम मानूंगा तो इसने इंपल्स दिया है, और जब इंपल्स दिया है तो सेंटर ऑफ मास पे इंपल्स पड़ गया, तो इसका मतलब सेंटर मास तो मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो ये खुद कीजिएगा भाई साहब, ठीक है, ये कैलकुलेशन वाले सवाल है, खुद कीजिएगा। अगर सपोज आंसर नहीं आता है तो आप बता देना, ठीक है। मैं जो जिस क्वेश्चन का आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हूं, अगर मेजोरिटी ऑफ द बच्चे बोलेंगे तो मैं उसको डिस्कस भी कर दूंगा, लेकिन ये कैलकुलेशन अब आपको संभालनी है, कंसेप्ट इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मैं पीछे हो रहा हूं। इसने ऐसा बोला है कि 3 स्पेयर हैं, एक लाइन में है, एक स्पेयर मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, ठीक है भाई साहब। दूसरा स्पेयर है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है अच्छा, पहला स्पेयर पर दूसरे स्पेयर के साथ टकरा गया है, उसकी वेलोसिटी कुछ आई है, फिर उसने तीसरे को मारा। सारे कोलिजन इलास्टिक है, तो मास बता दो दूसरे का कितना हो, ताकि तीसरा स्पेयर जो है, व्हाट इज द मास ऑफ स्पेयर 2, ताकि तीसरे स्पेयर की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा मैक्सिमम रहे। बेसिकली सवाल ये है, इसने बोला मास ऑफ स्पेयर m1 m2 आर 1 kg, m1 masses of m1 and m3 are 1 है, स्पेयर ऑफ 1 and 3 are 9 kg। अच्छा ओके, 9 kg एंड 1 kg। अच्छा, मतलब वो कहना चाह रहा है कि यहां पर एक तो है 9 kg का ब्लॉक, सपोज ए है, ठीक है, ये इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी के साथ, एक है b वाला रेस्ट पर और एक है c वाला भी रेस्ट पर। इसका मास है 1 kg, इसका मास है m। सारे कोलिजन इलास्टिक है। इन्होंने ये बोला है कि सर अगर ए वाला बी से टकराया, बी वाला सी से टकराया, तो एम की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि सी वाले की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा हो। सवाल ये, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए वाला बंदा जहां टकराया बी से, बी वाला टकराया सी से, दोनों के मास दे रखे हैं, बीच वाले का मास मिसिंग है। उसने बोला बीच वाले पार्टिकल का मास बता दो कि सी वाले बंदे की वेलोसिटी ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। आओ थोड़ा देखते हैं। तो सर एक काम करो ना, पहले इनके बीच का कोलिजन करा दो। टक्कर के बाद मान लो ए वाला जा रहा है v1 से और बी वाला जा रहा है v2 से, तो पहली क्वेश्चन तो लिखेंगे ई की डेफिनेशन, v2 माइनस v1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर, इसको v0 कह लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फिर लिखेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, 9 इंटू v0 प्लस 0 बराबर 9 इंटू v1 प्लस इसका मास पता नहीं m इंटू v2, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसका मतलब ये मुझे पता चलेगा टक्कर के बाद ये सी वाला रेस्ट पर है, तो मुझे v2 से लेना देना है, तो v1 हटाओ यहां से, 9 v0 बराबर 9, v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v2 माइनस v0 प्लस m इंटू v2। 9 v0 माइनस 9 v0 इधर आ जाएगा, 18 v0 बराबर v2 कॉमन ले लो, v2 कॉमन ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस m। इसका मतलब v2 बराबर आ गया यहां से 18 v0 बटे 9 प्लस m। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। फिर b वाला c वाले से टकरा रहा है, ये है b और ये है c। मैंने कहा ठीक है, c वाला किस पे है भाई साहब, c वाला रेस्ट पर है, और ये इधर कितने से जा रहा है, बोले भैया ये इधर जा रहा है b2 से,
ठीक है, सी वाला रेस्ट पर V2 से जा रहा है। अब इनके बीच का कोलिजन कराओ, इसका मास कितना 1 kg। तो टक्कर के बाद मान लो बी वाले की वेलोसिटी हो गई है V3 और सी वाले की वेलोसिटी हो गई है V4। तो हमें V4 को मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, V4 माइनस V3 बराबर V2। टक्कर के बाद की सेपरेशन वेलोसिटी बराबर टक्कर से पहले की सेपरेशन वेलोसिटी, अप्रोच वाली वेलोसिटी, सॉरी, ठीक। अगला अब लिख देते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। तो m इंटू V2 प्लस 0 बराबर m इंटू V3 प्लस इसका मास है 1 इंटू V4। मुझे B4 चाहिए, तो एक काम करो, पहले तो एक काम करो, यहां से B3 से पीछे छुटाओ क्योंकि B2 मेरे पास यहां पड़ा हुआ है। B3 बराबर मैं यहां पे लिख रहा हूं m V2 बराबर m, V3 बराबर आ जाएगा V4 माइनस V2 प्लस V4। तो V4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, m V2 2 m V2 बटे m प्लस 1, यह आ गया, ठीक है। और अगर मैं यहां पे इस B4 की B2 की वैल्यू पुट कर दूं 18 V0 बटे 9 प्लस m, ये मुझे पता चल गया कि चौथे वाले ब्लॉक, सॉरी तीसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इतनी होगी। तो मुझे इसको मैक्सिमम करना है। अगर इसको मैक्सिमम करना है, m की वैल्यू पूछा है, तो जस्ट डिफरेंशिएट इट, और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या कर दो मेरे भाई, 0 कर दो। क्लियर है? आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। यहां तक पहुंचाया तो आगे भी पहुंचा ही देता हूं मैं। चल V4 बराबर देख 18 दूनी 36 V0 m V0 बटे, इसको मल्टीप्लाई करो m प्लस 1 और m प्लस 9, क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 9m प्लस m, 10m प्लस 9, ये जा रहा है ना, हाँ यही जा रहा है। तो ये आ गया m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 9। अब देख एक काम कर, m से डिवाइड मार दे, ये पावर उड़ गया, ये हट गया, 9/m आ गया। सर ये क्यों करा आपने? मैंने कहा ये तो भैया इतनी तो आपको ट्रिक आनी चाहिए कि मुझे इसको करना है मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कब होगा? जब डिनोमिनेटर हो जाए मिनिमम। तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करते, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 कर दे। m का डिफरेंशिएशन 1, m के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, 10 का डिफरेंशिएशन 0 और 9/m का डिफरेंशिएशन माइनस 9/m स्क्वायर बराबर 0। तो m स्क्वायर बराबर 9, तो m बराबर आपका निकल के आ जाएगा 3। एडवांस के लिए ये सवाल अच्छे हैं, 50% क्वेश्चन एडवांस के आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, 50 to 60%, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इसने ऐसा बोला है, डायग्राम ने दे रखा है, स्क्वायर मेटल प्लेट है, लेंथ L है और स्क्वायर प्लेट काट दी है और रेशियो बता दो कितना हो, ठीक है। सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग L शेप प्लेट कोइंसाइड विद द पॉइंट ए। कह रहा भैया सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर आ जाए। आप सबको पता है इस सवाल को कैसे करते हैं, ठीक है। यहां हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास एक है पूरा बड़ा बड़ा स्फीयर, सॉरी पूरा बड़ा स्फीयर, और एक है हमारे पास ये छोटा स्फीयर, ये वाला स्फीयर निकल रहा जवान से, स्फीयर नहीं भाई, स्क्वायर। स्क्वायर क्या कर रहा सलीम तू है, ठीक है, स्फीयर बोल रहा है स्क्वायर को, ठीक है। तो एक ये है और एक ये है, ये है, ठीक है। दो, ये पूरा सिस्टम इन दो बॉडी से, ये बॉडी नंबर P, ये बॉडी नंबर Q से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहले इंडिविजुअली लिखना है। मान लो ये है बॉडी नंबर 1, ये है बॉडी नंबर 2 और ये कंप्लीट है हमारी बॉडी नंबर 3, ठीक है। सवाल दिखने में आसान लगते हैं बेटा, कैलकुलेट करेगा देखना कहीं ना कहीं जरूर गलती होगी, ठीक है। तो पहले एक एक करके शुरू करते हैं। सर m1 कितना है? मैंने कहा m1 हो जाएगा सिग्मा इंटू एल स्क्वायर, और इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहां पर, ये 0,0 मान ले, तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा L/2, L/2, ठीक है। सर m2 कितना है? मैंने कहा m2 है माइनस सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, नेगेटिव मास का एज्यूम कर लिया हम लोगों ने, और इसका सेंटर ऑफ मास मेरे भाई होगा यहां पर, यहां पे मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई सर? इसका सेंटर मास हो जाएगा L माइनस A/2 A/2 पे, ये m2 आ गया, ठीक है, ठीक है। सर सिस्टम का सेंटर मास कहां पे होना है? मैंने कहा सिस्टम का सेंटर मास होना है ए पर, ए पर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सर ये डिस्टेंस कितनी है? L माइनस A, ठीक है। तो अब तुम यहां पे सुकून से लगा सकते हो, ठीक है, अपना जो है रिजल्ट, जिसमें मैं लिखूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक मिनट रुको, हाँ सही है, इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, ठीक। अब बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है,
ठीक है, या जरूरत पड़ी तो आप बाई के लिए भी लिख सकते हो। बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कितना है, ए है, ये है ना बाई कोऑर्डिनेट ऑफ, मतलब इस पूरी बॉडी का सेंटर मास यहां पर है, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। ठीक है, तो पूरी बॉडी का सेंटर मास यहां पर हो गया, तो इसका मतलब इन दोनों का सेंटर मास इस जगह पर आ गया। इसका मतलब ए बराबर m1/1 प्लस m2/2 बटे m1 प्लस m2। मेरे हिसाब से इसके बाद मैथ्स ही है, प्लीज इसके बाद आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सवाल जो है, इस प्रकार के सवाल खूब हम लोग करते हैं। ये कह रहा भाई साहब पहले तो ये एक स्फीयर है, यहां पर एक छोटा स्फीयर है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस r/4 है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है। फिर जब ये नीचे आ जाएगा तो कितना पीछे जाएगा, बेसिकली कहानी ये है। मान के चलो इसका सेंटर a है, इसका सेंटर b है। ठीक है, ये जब नीचे आएगा तो पीछे कितना जाएगा, इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन कर दिए थे हम लोगों ने। तो हम एक काम करते हैं, मान लो कि जब ये नीचे आया तो ये पूरा गोला जो है ये आगे x गया, आगे मान लो। ठीक है, अगर ये आगे x गया है तो मैं लिख सकता हूं कि m1x1 along the x axis नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, सेंटोमास शुरू में रेस्ट पर है, हमेशा रेस्ट पर रहेगा। दैट मींस हम ये बोल सकते हैं कि सेंटोमास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा। m1d1 प्लस m2d2 बराबर 0। इसका मास कितना है, m ही है, और ये इसके रेस्पेक्ट में कितना चलेगा, सर ये r/4 है तो 3r/4, इसका मतलब x प्लस 3r/4। आई होप आप समझ गए हो। पूरा स्फीयर अगर आगे x गया है और गोला जो है ये बात कर रहा है जब ऐसे इस प्रकार का केस आ जाएगा, इस प्रकार का। पहले इसका सेंटोमास यहां पे था, अब इसका सेंटोमास यहां गया, तो कितना आगे गया, ये यहां से लेके यहां पहुंच गया, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला गया, ये 3r/4 गया है। ठीक है, तो 3r/4 बड़े वाले गोले के रेस्पेक्ट में, तो जमीन के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, x प्लस 3r/4। इसको बराबर क्या कर दोगे, 0। कुछ बच्चे हम माइनस मान के भी कर लेते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे कर लो। हमको भी पता है कि ये पीछे जाएगा, जब स्फीयर छोटा वाला स्फीयर नीचे आएगा तो बड़ा वाला स्फीयर पीछे जाएगा, हमको भी मालूम है। ठीक है, लेकिन आगे मान लो तो इससे कैलकुलेशन आसान रहती है, जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे x, तो आई थिंक आप बड़े आराम से लिख सकते हो कितना, 3r/8 आ रहा है आंसर। माइनस लगा के, माइनस बताएगा पीछे की तरफ है। क्लियर है, ओके। चलो भाई, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा सुकून से। इससे मिलता जुलता एक और सवाल है, जो भी रहेगा कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये भी कैलकुलेशन वाला सवाल है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, और ये वाला बहुत प्यारा सवाल है, यहाँ पे स्पंज है, स्पंज का मतलब आप समझ जाना, स्पिनिंग डिस्पिन टाइम नॉन इंपल्सिव फोर्स कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो है ये भी आपका जो है वेरिएबल मास सिस्टम का एक और क्वेश्चन है। अभी क्या टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी लेक्चर आपको मिल जाए। तो ये 3-4 सवाल बेटा मैं कल डिस्कस कर दूंगा आपके। ठीक है, और कल 10 बजे मैं KPP अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा KPP के साथ फाइट मारो। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा KPP में एरोडॉप के क्वेश्चन ऐड करूंगा। ठीक है, और अभी तो ये जो है मैं आप जानते हो जो स्टार बैच के मटेरियल्स हैं वो ऐड कर रहा हूँ, और धीरे धीरे सेंटर मास को और ऊपर लेके जाएंगे अपन। तब तक आप अपनी कैलकुलेशन, ठीक है, अपना कंसेप्ट एप्लीकेशन, ठीक है, अपना जो है क्वेश्चन को पढ़ना, डेटा पिक करना, टाइमिंग के साथ खेलना, इन सब के साथ फाइट करते रहो, क्योंकि इन्हीं से ही आप 90% पेपर सॉल्व, 80 to 90% पेपर इन्हीं से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बीच बीच में जो 10% वाले क्वेश्चन है वो मैं लेता रहूंगा, जैसे आज लिया, कल या परसों फिर और ले लूंगा 2-3 सवाल इस प्रकार से, तो चलते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो मैं लेक्चर जल्दी से इसको अपलोड करता हूं, मिलते हैं जल्दी। कितने सवाल आपने सॉल्व किए वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। क्लियर है, चलो टेक केयर।